नमस्कार दोस्तों। चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की। एक बात मैं आपको बता दूं, हालांकि कुछ दोस्तों को पता है जो पहले से जुड़े हैं, फिर भी बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे नए दोस्त जुड़ते रहते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 500 टॉपिक्स की 500 टॉपिक्स की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स हैं और स्टैटिक पोर्शन के भी टॉपिक्स हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इस पे यकीन कैसे होगा। पिछले साल हमने सिर्फ 300 टॉपिक्स पढ़े थे, सिर्फ 300। और यूपीएससी ने जब प्रश्न पूछा 2022 प्रीलिम्स में, तो 60 से ज़्यादा प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ा था। सबूत वाली वीडियो है इसी चैनल पर, स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़े थे और किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि यह सीरीज़ भले फुल वीडियो के रूप में चल रही है लेकिन एग्ज़ाम तक चलेगी, यानी कि सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे हम एग्ज़ाम तक। लेकिन अगर आप पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो आपको तुरंत जाना है कमेंट बॉक्स में। अभी इस वीडियो को भी देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक मिलेगा, पीडीएफ नोट से संबंधित एक वीडियो बनाई गई है और उसमें जानकारी है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, यूपीपीएससी के लिए। पिछले 28 सालों के महत्वपूर्ण तथ्यों की नोट है। वहाँ से तो 77 प्रश्न पूछे गए थे, छोटी सी नोट है, 77 प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछे गए थे। तो उसकी सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप तुरंत लेकर के बार बार उसे रिवाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये बातें हो गई। अब हम जा रहे हैं टॉपिक्स को कवर करने। टॉपिक्स कौन कौन से हैं एक एक करके सारे आपको दिख जाएंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है G20। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। पहले भी यूपीएससी ने पूछा, मेरे ख्याल से 2020 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है। शायद यही क्वेश्चन था। अगर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था तो कम से कम उसका जो सेंस है वो ये है कि आपको अगर पता होता कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं तो आप आसानी से उसका उत्तर दे लेते। फिलहाल प्रश्न पूछे जाने की संभावना फिर से इसलिए है क्योंकि ये दोबारा से चर्चा में है। भारत सरकार जो है, मतलब भारत ने इसकी अध्यक्षता ली है अगले साल के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि G20 में, यानी ग्रुप ऑफ 20s, इसमें कौन कौन शामिल है। एक तो ऐसे आगे देशों की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। यहाँ से तो वैसे भी प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मतलब इनके प्रतिनिधि यूरोपियन यूनियन है और 19 देश हैं। इनको मिला करके ये अनौपचारिक समूह बनाया गया, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन और कहाँ से बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि G20 का कोई स्थायी सचिवालय है या नहीं, कोई मुख्यालय है या नहीं। अभी इसके बारे में बातें हो रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। नहीं तो ऐसे भी यूपीएससी पूछती है कि इसका मुख्यालय कहाँ है और ऑप्शन दे दिया गया है या लिख दिया गया कि इसका मुख्यालय, मान लेते हैं दे दिया कि न्यूयॉर्क में है, और हमें पता नहीं है तो गेस करेंगे या फिर छोड़ेंगे। लेकिन अगर हमें पता हो कि नहीं है तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ इसका उत्तर किस हिसाब से देना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में से, मतलब देशों को एक साथ लाता है। और ये बात क्यों कही जा रही है अभी यहाँ से समझ में आ जाएगा। जब आपको मेंस में, मुख्य परीक्षा में G20 के बारे में लिखने का मौका मिले या प्रश्न पूछा जाए तो ये जो लाइन है ना, बहुत अधिक मदद करेगी। सिर्फ अगर आपने इंट्रोडक्शन में इतना ही लिख दिया तो कमाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तथ्य के आधार पर बात करनी शुरू की है। क्या है, प्री में भी पूछा जा सकता है, सेंटेंस बनाए जा सकते हैं कि जो G20 है यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85% और वैश्विक जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। समझ रहे हैं कितना बड़ी बात है ये। इसीलिए कहा जा रहा है कि दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेके आ रहा है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन फैक्चुअल लाइन अगर बनाई गई तो यहाँ से पूछा जा सकता है। और ये देखिए वो देश हैं, हालांकि उम्मीद नहीं की जा रही थी लेकिन यूपीएससी ने पूछ लिया था। तो एक बार आप इन्हें ध्यान रखेंगे कि इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, यूपीएससी पूछती है कि भारत इसमें शामिल है कि नहीं। तो जब भी आप किसी भी संगठन के बारे में पढ़ें, एक बार ज़रूर खोजने की कोशिश करें कि उसमें भारत है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि भारत पर्यवेक्षक होता है, पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ता है, ठीक है जी।
तो ये सारे देश शामिल है। एक बार आप इस पर नज़र मार लीजिएगा, नोट आपके पास रहेगी, बार बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। देखें, अब हो गया। अब इसमें हाँ एक और चीज़ है, हाँ जी, मेन बात तो अभी इधर है। भारत G20 ट्रोइका में शामिल हो गया। अभी इसी चीज़ को लेकर प्रश्न बना दिया जाए कि ये ट्रोइका क्या है या किस संगठन से जुड़ा हुआ शब्द है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो इसका क्या मतलब अभी समझ जाएंगे। भारत इसमें शामिल हुआ है और इसके साथ ही भारत ने अगले वर्ष के लिए G20 की प्रेसिडेंसी संभालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जो बात लिखी गई है यह थोड़ी पहले लिख दी गई थी नोट में, ठीक है। अभी कुछ घटनाएं इस महीने दिसंबर के महीने में हुई हैं, तो ये प्रक्रिया शुरू की गई है। अब ट्रोइका क्या है देखिए, यह G20 के भीतर एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है। 20 तो है ही, उनमें शीर्ष एक समूह है जिसमें क्या होता है, वर्तमान, पिछला और आगामी अध्यक्ष देश इसमें शामिल होते हैं। 3 देश इसमें शामिल होते हैं। एक वो देश जो वर्तमान में इसका अध्यक्ष, जिस समय ये न्यूज़ चल रही थी उस समय वर्तमान में इंडोनेशिया अध्यक्ष था। पिछला जो अध्यक्ष था वो इटली था और आने वाले समय में भारत अध्यक्ष होगा। तो ये 3 देश शामिल हो गए। तो ये ट्रोइका है, G20 का ट्रोइका समूह। अब किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे देंगे, उसमें भारत शामिल हो गया। 1 दिसंबर बीत चुका है, आपको पता ही है। 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता, मतलब इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा अभी फिलहाल तो कर ही लिया है, ठीक है ना। और 2023 में भारत में पहली बार, ध्यान रखिएगा, या PCS में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत में पहली बार 2023 में G20 लीडर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले 2022 में होने वाला था, फिर आगे सारी प्रक्रिया बढ़ी थी, तो 2023 में समिट होगा, भारत में होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। चलिए, मेरे ख्याल से ये हो गया। अब हम बात करेंगे क्वाड की। क्वाड है क्या बेसिकली, ज़रा समझिए इसको। क्वाड मतलब 4, सिंपल सी बात है। क्वाड समूह के 4 देशों के नेताओं ने पहली बार आभासी शिखर स्तरीय बैठक में मतलब बैठक की थी, डिजिटल रूप से बैठक की थी। इसको छोड़ ही दीजिए, बस ये रेफरेंस है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, फिलहाल ये देखते हैं। स्पिरिट ऑफ क्वाड शीर्षक से इस बैठक के एक संयुक्त बयान में नेताओं ने खुले, मुक्त, दबाव रहित हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जाहिर की। ये भी बस ऐसे ही है कि हर संगठन की बैठक होती है, इस तरह की बात होती है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, गठन की बात देखिए ध्यान से। 2004 में सुनामी आई थी हिंद महासागर में, बड़ी भयंकर सुनामी आई थी, हज़ारों लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ था। उसके बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आपदा राहत प्रयासों में सहयोग करने के लिए एक अनौपचारिक संगठन बनाया था, गठबंधन बनाया था कि ये जो समस्याएं आ रही हैं, अब समुद्र के किनारे हम लोग बसे हैं, मतलब ये देश बसे हैं, तो इन आपदाओं से कैसे निपटा जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए संगठन बनाया गया था। अभी आप वर्तमान में देखेंगे तो इसका कुछ और ही मूड है। आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो क्वाड का मतलब ये भी कुछ और निकाला जाता है कि चाइना को काउंटर करना है, इस तरह की बात है, ठीक है। तो शुरुआत 2004 में इस तरह से हुई थी। 2007 में क्या हुआ था, जापान के उस समय प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, ठीक है। उन्होंने गठबंधन को चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड के रूप में औपचारिक रूप प्रदान किया था। औपचारिक रूप से कब ये हुआ, 2007 में, ठीक है जी। अब देखिए, क्वाड को एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी स्थापित करना था, लेकिन इसके सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं बन पाया, ठीक है। और मतलब आरोप है कि अधिकांशतः चीन विरोधी समूह था, इस तरह की बात है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, देखें क्या है। 2017 में चीन के बढ़ते खतरे का सामना करते हुए 4 देशों ने क्वाड देश को पुनर्जीवित किया। अब जो मैं कह रहा था, नया मूड है, नई चीज़ें हैं, तो यहीं से आई, यहाँ से बातें आई हैं। अब दोबारा से इस पर बात होनी शुरू हुई है 2007 में, और आगे मेरे ख्याल से 2017, उसके बाद से यूपीएससी ने मेंस में शायद कम से कम 2 बार तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लिया है, 2020 में भी पूछा था शायद, ठीक है। तो चीन के बढ़ते खतरों को देखते हुए, क्योंकि देखिए आप दक्षिणी चीन सागर और बाकी मुद्दों में चीन की आक्रामकता देख ही रहे हैं आप, तो यह है, उसको देखते हुए फिर से इसको पुनर्जीवित किया गया। इसके उद्देश्यों को व्यापक बनाया गया और एक तंत्र का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य धीरे धीरे एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना था। ये नियम आधारित बहुत सोच समझ कर रखा गया, क्योंकि बहुत सारे मामलों में आप देखेंगे चाइना को वो नियम ही नहीं मानता है।
यूएन में मामला चला जाता है, उसके खिलाफ कभी कभी प्रस्ताव भी आ जाता है, कभी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया, कभी वैसे ही नहीं माना। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनकी भी बात नहीं मानता है। तो फिलहाल इनका जोर इस बात पे कोई नियम होना चाहिए दुनिया में, ठीक है ना, इसका मकसद हो गया। अब देखिए 2020 में यहाँ से क्वेश्चन वैसे भी आया है मालाबार अभ्यास पे। 2020 में भारत, अमेरिका, जापान त्रिपक्षीय अभ्यास का विस्तार किया गया और ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया। देखिए क्वाड में तो 4 थे ही, लेकिन मालाबार अभ्यास में ये 3 थे, ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। जो 2017 में इसके पुनरुत्थान के बाद क्वाड से पहले आधिकारिक रूप से चिन्हित, मतलब आधिकारिक समूह को चिन्हित करता है, ठीक है। अब देखिए मार्च 2021 में क्वाड समूह के नेताओं ने पहली बार ये बैठक की थी, ओके, और डिजिटल रूप से मुलाकात की। बाद में द स्पिरिट ऑफ द क्वाड शीर्षक से। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वैसे ही जान जाएंगे क्वाड इसमें जुड़ा हुआ है, तो उसी से जुड़ा हुआ होगा, मतलब जुड़ा होगा। शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें समूह के दृष्टिकोण और उद्देश्यों को दोबारा से रेखांकित किया गया, इस तरह की बात है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप दोबारा सोचें कि क्वाड के बारे में इतनी बातें होगी, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा? सिंपल है, क्वाड में कौन से देश शामिल हैं ये आपको पता होना चाहिए। शुरुआत किस तरह से हुई, 2004 देखिए, 2007 देखिए और 2020 को देखिए। ये कुछ टाइमलाइंस हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मालाबार की थोड़ी सी चर्चा हुई है तो उसको आप ध्यान में रख लेंगे। शिंजो आबे पे क्वेश्चन शायद ही उतना जाकर पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने औपचारिक रूप दिया था, ठीक है ना। तो ये बस छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ओके। बाकी इसका मेंस वाला जो पोर्शन है उस पर तो हम बात करते ही रहते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त यह एक दशक में 4 देशों के बीच पहली संयुक्त, हाँ ठीक है, ये तो वही बात हुई जब चारों देश शामिल हो गए उसमें, मालाबार में तो 4 हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। अगला जो टॉपिक है वो है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। प्रश्न यहाँ से बना, मतलब पूछा जा सकता है। रेफरेंस की बात करें तो बस इतना ध्यान रखिए, कजाकिस्तान की बात है। राष्ट्रपति ने इस संगठन से कहा था कि कुछ मदद करिए, हमारे खिलाफ विरोध हो रहे हैं, इसी तरह की बातें यहाँ भी लिखी गई हैं। और यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी आगे बात करेंगे। 1991 में इस तरह की बात हुई थी, ये लाइन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सीधे हम वो बात करते हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन बना कैसे, कौन कौन इसके मेंबर हैं, बस इतना ही इसका महत्व है। प्रश्न अगर पूछा गया तो इतना ही पूछा जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें जानबूझकर छोड़ना होता है, ज़रूरी नहीं है कि इस पर हम बहुत ज़्यादा पढ़ें। थोड़ी सी कहानी आपको यहाँ समझ में आएगी। 1992 में क्या हुआ, देखिए 91 में रूस का विघटन हो गया था, कई सारे देश अलग अलग हो गए थे, ठीक है, मतलब राज्य अलग होकर देश बना लिए। तो 1992 में सोवियत संघ के बाद के 6 राज्यों ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल से संबंधित एक, मतलब इससे संबंधित जो थे, कौन कौन था, रूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्होंने सामूहिक सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 1992 में। अभी देखते जाइए क्या क्या यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ताशकंद पैक्ट कहा जाता है या ताशकंद संधि के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि ताशकंद पैक्ट या ताशकंद संधि किससे संबंधित है, आप क्या जवाब देंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद सोवियत संघ के बाद के जो 3 राज्य थे बाकी जो बचे हुए, ठीक है, अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया, इन्होंने अगले साल हस्ताक्षर किए, ठीक है। और लेकिन 1994 में यह संधि प्रभावी हुई। अभी यहाँ तक चल रहा है मामला। 5 साल बाद 9 में से अजरबैजान, जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने इस संधि को 5 सालों के लिए और 5 सालों के लिए नया कर दिया, उस पर सहमति बनाई। और 2002 में उन 6 राज्यों ने CSTO, इसको जो है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन को एक सैन्य गठबंधन के रूप में मान्यता दे दी, उसकी सहमति दे दी। बात समझ में आ गई? तो कायदे से देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, लेकिन पीछे जाकर देखेंगे तो इसका बाकायदा एक बैकग्राउंड है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखिए कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इस तरह के संगठनों पर मुख्यालय से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, ध्यान से देखेंगे पता चलेगा, मॉस्को में है, ठीक है। सदस्य इसमें कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण है उतना, लेकिन अनिवार्य भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वर्तमान में देखिए आए हैं गए हैं कई सारे, तो वर्तमान में कौन कौन है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूसी संघ है और तजाकिस्तान इसके सदस्य हैं। मकसद वही है
क्योंकि क्या है, अभी देखिए जब आप संदर्भ वाली लाइन पढ़ेंगे तो पता चलेगा विद्रोह वगैरह हो रहे थे तो उन्होंने अपील की थी। तो मकसद वही है कि सुरक्षा प्रदान करनी है, साइबर सुरक्षा या स्थिरता सहित शांति, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, स्वतंत्रता की सुरक्षा, सदस्यों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, ये सब मकसद हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोबारा से हम लोग वो कर लेते हैं। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली बात यह है कि इसका मकसद क्या है। दूसरी बात यह है कि इसकी स्थापना कब हुई। तीसरी बात यह है कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, मुख्यालय कहाँ है। बस इतना ही आप जान गए, काम हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की, UNHRC। कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, एक बार देख लीजिए सब। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर जो यूएन है, यूएन कोई एक मतलब एक बॉडी नहीं, उसके अंदर बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। उसके भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। आप देखेंगे बहुत सारी बातें भारत में भी होती हैं, मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर के मामला यूएन में पहुंच जाता है, तो यूएन में जाएगा तो उसे देखेगा कौन, उस पर बात सबसे पहले कौन करेगा, यही निकाय करता है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहली बात कि इस परिषद का गठन कब हुआ था। 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, महासभा के बारे में आपको पता ही है, मेंस वाले टॉपिक हमने कवर किया था, सब कुछ बताया। तो ये हो गया। इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया, यानी कि इसके पहले एक आयोग था संयुक्त राष्ट्र आयोग, वो मानवाधिकार से संबंधित था, तो उसकी जगह पे ये परिषद बनाया गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। जरा इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। मानवाधिकार हेतु उच्चायुक्त का कार्यालय, एक कार्यालय है, मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में काम करता है। पूछा जा सकता है कि इसके सचिवालय के रूप में काम कौन करता है, कौन सी संस्था करती है, तो एक कार्यालय बनाया गया है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। किसका, ये जो कार्यालय है इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका जो मुख्यालय है वो यहीं पे है। ओके, सदस्य की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है। यूएन में तो लगभग पूरी दुनिया के सदस्य मतलब देश शामिल हैं, लेकिन इस परिषद में 47 सदस्य हैं यूएन के, इनसे मिलकर बना हुआ है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। महासभा में सारे शामिल हैं, उनमें से चुने जाएंगे 47 जो मानवाधिकार परिषद में जाएंगे, इनसे मिलकर ये बना होता है। ठीक है, तो एक बात हो गई। अगली बात देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में भागीदार देशों के योगदान के साथ साथ इस संबंध में उनके द्वारा की गई स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं को भी ध्यान में रखता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं संरक्षण के बारे में, लोगों ने मतलब देशों ने अपनी अपनी बातें की हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है। कुछ स्वैच्छिक प्रतिज्ञाएं हैं, उन्हें भी ध्यान में रखा जाता है कि मतलब मानव कल्याण के लिए, मानवाधिकारों के लिए हम ये कर सकते हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन बन सकता है, परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और सीटें कैसे बांटी गई हैं, इसी पर क्वेश्चन अगर बनेगा तो फंसा जा सकता है। ध्यान दीजिए, अफ्रीकी जो देश हैं वहाँ से 13 सीटें यानी कि 13 मेंबर वहाँ से आएंगे। एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र है वहाँ से 13 मेंबर्स हैं। लैटिन अमेरिका और करीबियाई जो देश हैं वहाँ से 8 सीटें हैं। ठीक है, और पश्चिमी यूरोप और बाकी जो देश हैं वहाँ से 6 सीटें हैं। पूर्वी यूरोप के कितने देश हैं, 6 देश इसमें शामिल हैं। ये आप लिस्ट अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा यूपीएससी का मूड बना कि चलो इस पर फैक्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं और यूपीएससी ने कह दिया कि मैक्सिमम ज़्यादातर जो देश हैं वो यूरोपीय देश ही हैं, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि कई सारी संस्थाएं हैं यूएन के अंदर जहाँ पर यूरोपीय देश ज़्यादा हैं, तो सामान्य तौर पर मन में छवि आएगी और आप गलत कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेंगे आप, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पर यूपीएससी जब प्रश्न पूछती है भारत से संबंधित संस्थाओं पे या विदेश से संबंधित मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, तो कार्यकाल पर भी प्रश्न आ जाते हैं। क्या है कि परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 साल का होता है। एक बार एक व्यक्ति गया है, 3 साल के लिए गया है।
और लगातार 2 कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि मान लेते हैं कि भारत से एक मेंबर है, भारत खुद ही एक मेंबर है, ठीक है, और एक 3 साल हो गया, फिर लगातार अगले साल फिर 3 साल हो गया, तो उसके फिर अगली बार जब चुनाव होगा तो भारत का कोई सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है ना। लगातार तीसरी बार नहीं हो सकता, पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं हो सकता, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 2 बार हो सकता है, ठीक है, और ये 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एक सेकेंड, वो टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब हम CPEC पर बात करेंगे, ठीक है। ये क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। इस पर यूपीएससी ने पहले भी पूछा है, मेंस में पूछा है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहले रेफरेंस देख लीजिए, चीन ने 60 अरब अमेरिकी डॉलर की परियोजना जो थी ये CPEC, इसकी धीमी गति को लेकर अभी करीबी मित्र देशों के मध्य बढ़ती दरार को की खबरों के बीच इसके प्राधिकरण को ख़त्म करने की बात की है। ये सिंपल सी बात है, यानी कि यह प्राधिकरण जो बनाया गया था उसको ख़त्म करने की मंजूरी दी है। तो ये तो रेफरेंस हो गया, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण वर्ष 2019 में अध्यादेश के माध्यम से स्थापित किया गया था। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये गलियारा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वैसे भी भारत की आपत्ति थी, ठीक है, और इस पे लेकर मुद्दे चल रहे थे। अभी भारत और चीन के बीच रिश्ते कुछ खास अच्छे है भी नहीं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ये जो गलियारा है, शॉर्ट में इसको क्या कह रहे हैं? CPEC। चीन के उत्तर पश्चिमी झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र, अब बताइए कहाँ है? जाकर मैप में देखिए, आपको समझ में आएगा कि गलियारा किधर से जाता है और क्या होता है, ठीक है। और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है, ठीक है। यानी कि अगर मैं रफ चित्र बनाऊं, कैसे बनाऊं? ऐसे तो इस पर सिंपली ऐसे ही भारत बनेगा। मान लेते हैं कि भारत का ऊपर हिस्सा ये है, कश्मीर वाला, ठीक है, तो इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, तो कुछ इस तरह से होते हुए ऐसे इधर ग्वादर बंदरगाह है। ऐसी एक परियोजना बननी थी जिसमें रेल वगैरह का सारा सिस्टम, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला था, रोड भी था, रेल भी था, ये सारी बातें। तो ये मार्ग है, इसको कहते हैं गलियारा, CPEC, ओके। यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है जिसका उद्देश्य क्या है, ये भी आगे लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यह बुनियादी ढांचा परियोजना है, किसको किसको जोड़ेगी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, ये बंदरगाह कहाँ है, ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? ईरान में, पाकिस्तान में, म्यांमार में या चाइना में? इस तरह से क्वेश्चन आ गए, ऑप्शन आ गया, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। द्विपक्षीय परियोजना है, इसका उद्देश्य वही है, ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ साथ राजमार्गों, रेलवे, पाइपलाइन और नेटवर्क द्वारा पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, इस तरह की बात है। आपको पता है वो जो एक परियोजना चल रही है चीन की, सिल्क रूट वाला जो उनका कंसेप्ट है पुराना, उसी को जागृत करने के लिए रिंग करके, अभी देखिए उसका नाम नहीं याद आ रहा, शायद आगे आएगा, उसी का एक हिस्सा है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है, हाँ ये नाम है उसका। चलिए, यह चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच गए, उधर, वरना देखिए क्या है, फिर से मैं एक रफ चित्र बना देता हूँ भारत का। इधर है चीन, ठीक है, और इधर अब मध्य एशिया है, इधर अफ्रीका है। अब चीन को इधर आने के लिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि अफ्रीका में आएगा, तो ऐसे इधर से होके आना पड़ेगा। अगर यहाँ से ही रास्ता बन गया तो ये करीब हो गया ना, काफ़ी ऊर्जा बचेगी, समय बचेगा, तो ये चीज़ है। और कहाँ गया? मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि चीन हिंद महासागर तक पहुंच प्राप्त कर सके, तथा चीन बदले में पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को दूर करने और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पाकिस्तान में विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा। अब कितना पाकिस्तान को लाभ हुआ है इससे, आप खुद ही देख लीजिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय काफ़ी दिक्कत में है, ठीक है। अच्छा, ये जो परियोजना है, ये गलियारा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यही मैं कह रहा था कि एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है ये। चीन चाहता है कि पूरी दुनिया को एक बार कनेक्ट किया जाए, यूरोप से भी, अफ्रीका से भी, ठीक है ना, तो उसी का एक हिस्सा है ये, ओके। 2013 में शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उद्देश्य, अब इसके बारे में बात हो रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन
पूछा जा सकता है शायद कब शुरू किया गया, क्योंकि भारत ने नहीं शुरू किया है तो ये नहीं पूछा जाएगा, शायद ही पूछा जाएगा कि कब शुरू किया गया ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लेकिन बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी के देश, गल्फ कंट्रीज जो हैं, अफ्रीका और यूरोप को भूमि समुद्र मार्ग के नेटवर्क से जोड़ना। ठीक है, ये है अलग होना चाहिए, जोड़ना है। यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि इसमें हवाई मार्ग की बात नहीं हो रही है, समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग इनकी बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना। अब देखिए, चीन की ये जो BRI योजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, परियोजना जो बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे के नेटवर्क के माध्यम से चीन तथा बाकी यूरेशिया के देशों के बीच में एक संपर्क बनाएगा। बंदरगाह जुड़ेंगे, सड़कें जुड़ेंगी, रेलवे, इन सब को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना। तो इनके बीच कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, व्यापार बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें होंगी, और राजनीतिक रूप से भी जो है चीन को लाभ होगा, ये सारी बातें। तो ये उसी दिशा में एक कदम है, बाकी हो गया। एक चीज़ और है, वन बेल्ट वन रोड, ओबोर परियोजना कहते हैं इसको, इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अभी पढ़े ना उसके बारे में थोड़ा जानिए। घुमा फिरा के बात एक ही है, अलग तरीके से बात, अलग नाम भी दिया गया उसका। वन बेल्ट वन रोड 2013 में शुरू की गई एक $multi-million परियोजना है। इसका उद्देश्य वही बातें हैं, इनको जोड़ना है। ठीक है, इसका उद्देश्य विश्व में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करना है, जो बदले में चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाएगा। बात वही है, बस ये हो गया। इसमें इतनी बातें थी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, अब अगला टॉपिक है दुर्लभ खनिज गठबंधन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। खनिज सुरक्षा साझेदारी चीन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ठीक है, उद्देश्य से दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए एक नई महत्वाकांक्षी US नेतृत्व वाली योजना है। अमेरिका के नेतृत्व में ये चल रही है। ये देखिए, दुर्लभ खनिज क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, ऐसे खनिज तत्व जो दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है आज की टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए, और ऐसे तत्व, ऐसे खनिज चाइना में बड़े पाए जाते हैं। बहुत सारे देश, पूरी दुनिया यूँ कहें कि बहुत सारे खनिजों के लिए, इस तरह के खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है, हम भी निर्भर हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह एक परियोजना, एक साझेदारी शुरू की गई है। अभी देखिए, दुर्लभ खनिजों की मांग जो स्वच्छ ऊर्जा और अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक है। अभी आज देखिए पूरी दुनिया में इस बारे में बात हो रही है कि ऐसी तकनीक लेके आई जाए जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे। स्वच्छ ऊर्जा मतलब आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे तरीके से जिसमें पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आप सोलर एनर्जी बना रहे हैं, मतलब सूर्य की ऊर्जा से आप जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पानी से कर रहे हैं, और भी नए नए तरीके आ रहे होंगे, आएंगे। तो उसके लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें इन दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आने वाले दशकों में उल्लेखनीय रूप से इनकी मांग बढ़ेगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखा जा रहा है। अच्छा, खनिज सुरक्षा साझेदारी में स्थान न मिलने के कारण भारत की चिंता बढ़ी। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि भारत इसमें है कि नहीं। निश्चित रूप से अगर क्वेश्चन बना तो इस बात के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है कि भारत इसमें है कि नहीं है। अब चूंकि भारत है ही नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछती UPSC कि उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। नॉर्मली आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, अगर भारत उसमें शामिल नहीं है तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत उसका सदस्य है या नहीं है, इस तरह के, या फिर सेंटेंस में ही दे दिया कि भारत उसका सदस्य है। अब नहीं है तो अब मतलब आपको नहीं पता है तो आप सही मान लेंगे या छोड़ देंगे। अगर भारत उसमें शामिल है तो भी इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन एक स्टेप आगे जाके, जैसे G20 का क्वेश्चन था, UPSC ऐसे भी पूछ सकती है कि कौन कौन देश उसमें शामिल हैं। फिलहाल आप इस पर नज़र मार लीजिए एक बार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे याद करने की ज़रूरत है, फालतू का बोझ मैं नहीं बढ़ाना चाहता। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं, भारत इसमें अभी नहीं शामिल है। ठीक है, मकसद क्या है? थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग ही गया है कि इसका जो मकसद है वो यह सुनिश्चित करना है कि जो दुर्लभ खनिज है, इनका उत्पादन जो हो रहा है, प्रसंस्करण हो रहा है, पुनर्चक्रण हो रहा है, इस तरह से किया जाए कि उनका जो वितरण है अच्छे से हो सके, सबको उसका लाभ मिल सके, इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है,
क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और इस क्वेश्चन को आप भूगोल में भी रख सकते हैं और साइंस के तहत भी रख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में भी रख सकते हैं, इकोनॉमी में भी रख सकते हैं, कहीं भी रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या होते हैं दुर्लभ खनिज? दुर्लभ खनिज ऐसे तत्व हैं जो आधुनिक युग में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की बुनियाद हैं और इनकी कमी की वजह से पूरी दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है। ठीक है, इन खनिजों का उपयोग अब मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर बनाने से लेकर बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं तथा हरित प्रौद्योगिकी जैसे सोलर पैनल, पवन टरबाइन, ये सब बनाने में किया जाता है। बात समझ में आ रही है? और इनकी चूँकि उपलब्धता कम है इसलिए दुर्लभ है। अच्छा, कुछ प्रमुख दुर्लभ खनिज हैं उनको ज़रा देख लीजिए। जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी होती है उसके लिए ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट इनका उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है। एरोस्पेस, संचार और रक्षा उद्योग भी ऐसे खनिजों पर निर्भर है जिनका उपयोग लड़ाकू जेट, ड्रोन, रेडियो सेट तथा अन्य महत्वपूर्ण उपकरण बनाने में किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। एरोस्पेस, संचार और रक्षा भी ऐसे खनिजों पर निर्भर हैं जिनका उपयोग, अच्छा सेम चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है, कोई बात नहीं, इसमें से एक लाइन पढ़ लीजिए एक लाइन छोड़ दीजिए। अच्छा, जबकि कोबाल्ट, निकिल, लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों के में उपयोग की जाने वाली बैटरी के लिए आवश्यक हैं। अर्धचालक और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में दुर्लभ है। ये थोड़ा सा आगे पीछे शायद लाइन हो गई है। कुल मिला के एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ खनिज नहीं है या कौन दुर्लभ खनिज है। उसमें इस तरह की बात है, कोबाल्ट, निकिल ये दे दिया गया, ग्रेफाइट दे दिया, उसी में सोना दे दिया, तब उसी में कोई और मान लेते हैं कि कोई और बात सिलिकॉन दे दिया गया। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि दुर्लभ खनिज किसे कहते हैं या कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स हैं। ज़्यादा यूपीएससी ऐसा नहीं देती, 4 ही ऑप्शन देगी, मतलब 4 तत्वों को लेकर के पूछ सकती है। तो ये जो अभी आपने देखा यहाँ पे ऊपर भी है, उन्हें आप देखेंगे समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना से आ सकता है। महत्व की बात करें तो अभी आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं समझ में आ गया है कि दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा और ये सारी चीज़ों के लिए इसकी ज़रूरत है। बात सिंपल सी है, नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए इनकी आवश्यकता है, इससे ज़्यादा इसमें क्या जानना है। अच्छा, और बाकी यही है कि इनकी कमी होगी, आपूर्ति की कमी होगी तो इकॉनमी प्रभावित होगी, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो सिंपल सी बात है, अब हमें नई टेक्नोलॉजी बनानी है, वो तत्व हमारे पास है नहीं, जो देता है वो दे नहीं रहा है, तो प्रभावित होगी ही। तो ये सिंपल सी बात है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स के नज़रिए से मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है काटसा एक्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है काटसा, ये पूरा वो याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें। काउंटरिंग अमेरिकाज क्या है एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, इस तरह से इसको काटसा ऐसे ही सिंपल लेके चलिए। इसमें क्या है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA में संशोधन को मंजूरी दी है और इसमें काटसा के तहत भारत को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया। अभी आएंगे इस पे, अभी ये नॉर्मल सी बात हो रही है। यह भारत को स्वतंत्र रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों के भय के बिना रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली को खरीदने की अनुमति देगा। आपको पता ही है, मज़ेदार बात देखिए, ईरान के साथ जब चल रहा था अमेरिका का, और अमेरिका ने कहा कि हम सब पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, ईरान मतलब ऐसे ही था, वहाँ से शुरुआत हुई थी और उन्होंने काटसा एक्ट को फिर से टाइट किया था। ठीक है, और कहा था कि जो भी हमारे दुश्मन हैं उनसे आपको किसी भी तरह से व्यापार नहीं करना है, खासतौर से सुरक्षा का व्यापार नहीं करना है। रूस को भी वो अपने दुश्मनों में ही शामिल करते हैं और हम वहाँ से ले रहे थे। भारत ने सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई तुम्हारा कानून तुमको मुबारक, हम काहे रुकें। ठीक है, तो एक तरह से रिश्ता ख़राब नहीं हो। अमेरिका भी जानता है कि एक हद से ज़्यादा हम दबाव बनाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। ठीक है ना, तो उन्होंने अपना अपना तरीका अपनाया, थोड़ा सा कोई उपाय निकाल लें कि ठीक है इनको छूट दे सकते हैं, ऐसा कुछ कानून बनाया जाना चाहिए। तो ये हमें आधिकारिक तौर पर एक तरह से अनुमति देंगे कि हाँ ठीक है आप खरीद सकते हैं। अभी देखिए फ़िलहाल इधर आते हैं, ये जो कानून है, ठीक है, ये कानून है जिसे कांग्रेस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राज्य की, वहाँ की कांग्रेस, ठीक है, संयुक्त राज्य की रक्षा एजेंसियों की नीतियों और संगठन में बदलाव करने के लिए पारित करती है हर साल, और इस पर मार्गदर्शन प्रदान करती है कि सैन्य क्षेत्र को आवंटित राशि को कैसे खर्च किया जा सकता है। ठीक है, उसी में बात की गई।
अब हम बात करते हैं काटसा की। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि काटसा किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है, किस मकसद से जुड़ा हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक अमेरिका का कानून है, अमेरिकी कानून है जो 2017 में आया, ठीक है, तथा इसका मुख्य उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, ध्यान दीजिएगा, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। कैसे सामना करेंगे, वही बात है कि इनसे व्यापार कोई करेगा तो हम उन पर प्रतिबंध लगाएंगे इस रूप में। तो एक तरह से इन देशों पर दबाव बनाने का एक उपाय है, ठीक है। अभी भी आप देखिए अमेरिका शक्तिशाली देश तो है ही। थोड़ा सा रूस की S-4 ट्रायम्फ मिसाइल के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसे आप चाहे साइंस में रखिए, कहीं भी रखिए, क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ठीक है। यह रूस द्वारा डिजाइन किया गया एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको आप लेके जा सकते हैं, घूमने फिरने वाला टाइप कह सकते हैं, ठीक है। तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, मिसाइल सिस्टम है, सैम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यह दुनिया में सबसे खतरनाक परिचालन हेतु तैनात मॉडर्न लॉन्ग रेंज, क्या है, SAM, सैम, ये इसको पूरा नाम ये दिया गया MLR सैम है, ठीक है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से काफ़ी उन्नत माना जाता है। और ये जो थर्ड है, थर्ड पर 2019 में या 18 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, सीधा सीधा पूछ लिया था कि ये जो थर्ड है यह किस देश का सिस्टम है, ऐसा कुछ करके पूछा था, अमेरिका का था। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है, S-400 के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह एक मल्टी फंक्शन रडार, ऑटोनमस डिटेक्शन, ये सारी कुल मिलाकर के ये है कि एक साथ ये बहुत सारे काम करेगा। इसमें बहुत सारी मिसाइल लगी होंगी, आपने इसका फ़ोटो भी देखा होगा। अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उसे पहचान लेगा, उसकी स्पीड माप लेगा, कहाँ से उसको दागा गया है, फिर उसको काउंटर करेगा, यहाँ से भी मिसाइल दागी जाएगी, उसको उड़ा दिया जाएगा। ये सारा काम ही कर लेगा, ठीक है ना, सिंपल। ओके, आगे देखिए। यह सतही रक्षा के लिए 3 तरह की मिसाइल दागने में सक्षम है। यह प्रणाली 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर विमान, मानव रहित हवाई जहाज, ठीक है, और बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई जहाज़ों को निशाना बना सकती है जहां से हमला हो रहा है, जिनके माध्यम से। ये सिंपल बातें हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह प्रणाली 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। मतलब मान लेते हैं कि एक जगह पे 100 जगहों से या 100 मिसाइलों से निशाना साधा गया, वहाँ पे 100 मिसाइलें छोड़ दी गई हैं, तो इस 100 की पहचान कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, ठीक है। या 100 जगहों पर इससे निशाना बनाना है तो लक्ष्यों को ये ट्रैक कर सकता है, और उनमें से 6 पर एक साथ निशाना लगा सकता है कि एक बार में 6 को मारा, फिर 6 को मारा, ऐसे करके लगातार यहाँ से मिसाइलें छूट सकती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब अगला टॉपिक देखिए, टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। I2U2 पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि I2U2 क्या है। देखिए, I2U2 भारत है, इसमें इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक समूह है, ठीक है, एक समूह है I2U2। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। अभी हमने क्वाड के बारे में जाना, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में बात ये होती है कि यह पश्चिमी एशियाई क्वाड है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था। अब अब्राहम अकॉर्ड क्या है, अब्राहम समझौता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता था ये अब्राहम अकॉर्ड। पूछा जा सकता है कि किनके बीच हुआ था ये, इजराइल और जो अरब के देश हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में हुआ था। फिलहाल I2U2 पे आते हैं। देखिए, उद्देश्य की बात करें, इसका घोषित उद्देश्य पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों और उसके बाहर व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करना है। ये सब सामान्य बातें, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिंपल ये देखिए कि I2U2 में कौन शामिल है, ठीक है, किस क्षेत्र की बात हो रही है, और अब्राहम समझौता क्या है। बस यही मेन मुद्दे हैं। बाकी तो इस देशों द्वारा परस्पर सहयोग, ये दुनिया भर की बातें, ये मतलब मेंस में अगर लिखना हो तो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल ये सामान्य सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। I2U2 क्या है, एक मिसाइल है, एक संगठन है, एक कंप्यूटर है। एक तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है,
चलिए मान लेते हैं कि यूपीएससी ने कह दिया कि ये संगठन हम ही बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, अब बताओ भारत है कि नहीं इसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्या इसे मतलब पश्चिमी एशियाई क्वाड कहा जाता है, मध्य एशियाई जो भी इधर लिखा था, एक मिनट देखें ज़रा, एक मिनट रुक जाइए, पश्चिमी एशियाई क्वाड, ठीक है, क्या इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड कहा जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। या पश्चिमी एशियाई एशियाई क्वाड किसे कहा जाता है, उसमें 2-3 संगठन दे दिए, या इसमें कौन कौन देश शामिल हैं, ये बस इतना ही, इतना ध्यान रखेंगे हो जाएगा। अब आते हैं ओपेक पर, ओपेक प्लस, इनके द्वारा तेल उत्पादन में कटौती की बात की गई थी, ठीक है। हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगियों ने, देखिए ओपेक जो पेट्रोल निर्यात करते हैं प्लस इसमें सहयोगी जुड़े हैं, तो इन्होंने तेल उत्पादन में 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करने का निर्णय लिया था, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि ये ओपेक प्लस क्या है। संस्थापक सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 1960 में स्थापित ओपेक ने तब से काफ़ी विस्तार किया है। एक चीज़ समझ में आ गई कि ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी और उसके बाद से इसका विस्तार हो रहा है। किन्होंने स्थापित किया था, 5 थे, 1 2 3 4 और 5, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। यहाँ पे पेट्रोलियम पर्याप्त मिलता है, ठीक है। तो विस्तार किया है और इसमें 13 सदस्य राज्य शामिल हैं। अब देख लीजिए ये हैं 13, एक बार इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, ये है इक्वेटोरियल गिनी है, गैबन है, ईरान, इराक, कुवैत है, ठीक है। तो इनको आप एक बार देख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है जी। लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। कतर ने 1 जनवरी 2019 को इसकी सदस्यता छोड़ दी थी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत चर्चा हुआ था इस पर। अच्छा, अन्य 10 संबद्ध प्रमुख तेल उत्पादक देशों के साथ ओपेक को ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता है। इसमें 10 और हैं, जो अभी हमने देखा ना वो तो मेंबर हैं, 10 और हैं, उनको मिला के ओपेक प्लस कहा जाता है। और ओपेक प्लस देशों में 13 ओपेक सदस्यों के साथ ये 10 लोग और हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की कतई ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से आप हर चीज़ में सारे मेंबर्स याद करते चले तो बोझ बन जाएगा, ठीक है ना। जहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ ठीक है, बस ध्यान रहे कि ये भी हो सकते हैं या हैं। अच्छा, इस संगठन का उद्देश्य सिंपल सी बात है, पेट्रोलियम उत्पादित कर रहे हैं तो चाहेंगे कि हम किस तरह से पेट्रोलियम उत्पादन करें, कैसे निर्यात करें ताकि हमको मैक्सिमम लाभ मिल सके, दुनिया के बाज़ार को हम अपने हिसाब से चला सकें। तभी तक करेंगे जब तक पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा तो कुछ और बात होगी, या तब तक कोई दूसरे विकल्प खोज लिए जाएंगे तो इनका महत्व इससे भी कम हो जाएगा। तो फिलहाल ये है, इनका मकसद ये है कि मैक्सिमम अपना लाभ ले सके, कुल मिला के ये, इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, पहले इसे पश्चिमी प्रभुत्व वाली बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था जिन्हें 7 सिस्टर्स के रूप में जाना जाता था। 7 सिस्टर्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपेक ने वैश्विक पेट्रोलियम बाजार पर तेल उत्पादक देशों को अधिक तरजीह देने की मांग की, सिंपल सी बात है। 2018 के अनुमानों के अनुसार वे दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% और दुनिया के तेल का भंडार का 80% हिस्सा रखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से शायद ही पूछा जाए, जो इंपॉर्टेंट बात है मैं बता दे रहा हूँ। वे आमतौर पर यह निर्धारित करने के लिए हर महीने मिलते हैं और सदस्य देश कितना तेल का उत्पादन करेंगे सब तय करते हैं। हालांकि कई लोगों का आरोप है कि ओपेक एक कार्टेल की तरह व्यवहार करता है। कार्टेल समझ रहे हैं कि मिल के एक संगठन बना दिए, जैसे मान लीजिए कि बाजार है, मंडी है एक, और सारे व्यापारी मिल गए, उन्हें पता है कि आलू की कीमत जो है 5 रुपये है कायदे से, जिसमें से 2 रुपये उनका फ़ायदा है, 3 रुपये लागत निकल जाएगी, लेकिन सब ने मिल के तय किया कि हम 15 रुपये किलो पे बेचेंगे, कोई भी व्यक्ति उससे नीचे नहीं बेचेगा। तो एक तरह से कार्टेल बना लेते हैं, बाज़ार को अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, अपने हिसाब से तेल की कीमत तय करते हैं, विश्व बाजार में इसकी कीमत प्रभावित होती है, ये सारी बात है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक एक संगठन है और महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, ये इसका पूरा नाम है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, सीधा सीधा बिम्स्टेक कहिए, इसकी दूसरी कृषि मंत्री बैठक की मेजबानी की है। बस ये रेफरेंस की बात है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि यह एक क्षेत्रीय संगठन है,
कई बार इसको सार्क का एक विकल्प भी कहा जाता है कि क्या ये सार्क का विकल्प हो सकता है। सार्क मतलब दक्षिण एशिया के देश शामिल हैं। तो वो मेंस के लिए हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल इसमें क्षेत्रीय देश शामिल हैं जिसमें 7 देश हैं, 5 दक्षिण एशिया से हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि सारे के सारे दक्षिण एशिया के हैं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 5 दक्षिण एशिया के हैं जिनमें कौन है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशिया से 2 हैं, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। ये देश हैं, ये मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे, यह उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। बैंकॉक घोषणा आपको ध्यान में रखना है, और 1997 ठीक है। 6 जून भूल भी सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, बिम्स्टेक क्षेत्र में लगभग, अब देखिए ये वैसे ही है, आप मेंस में अगर क्वेश्चन आया तो ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत काम आएगा, ठीक है, कि इसका महत्व क्या है दिखाने के लिए। इसमें लगभग 1.5 बिलियन लोग शामिल हैं, जनसंख्या, ठीक है, जो 2.7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ वैश्विक आबादी का लगभग 22% है। ये बात आप इंट्रोडक्शन में या कहीं भी जब बिम्स्टेक की बात आती है ये लिख सकते हैं, बहुत काम आएगा। इसका सचिवालय कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ढाका में इसका सचिवालय है, एक बार मैप में जाकर देखिए। इसके अंदर कई सारे तंत्र हैं, संस्थागत तंत्र, मतलब ये सिस्टम कैसे काम करता है। उसमें आप देखेंगे तो शिखर सम्मेलन होता है, मंत्री स्तरीय बैठक होती है, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होती है, वर्किंग ग्रुप है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, ठीक है जी। व्यापार मंच भी है और आर्थिक मंच है, व्यापार और आर्थिक मंच। ईरान परमाणु समझौता चर्चा में था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में 2015 के, ध्यान रखिएगा 2015 में हुआ था ये समझौता। परमाणु समझौते को पुनः स्थापित करने हेतु वियना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता का नया दौर शुरू हुआ है, ठीक है, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA, कुछ लोग इसको पढ़ने की सुविधा के लिए JCPOA इस टाइप के शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसा आपको ठीक लगे याद कर लीजिएगा। तो JCPOA के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है क्या है, किससे संबंधित है, और मेरे ख्याल से 2 साल पहले ही की बात है, 2 साल या 3 साल पहले की बात है, कि इसी को लेकर के ईरान और अमेरिका के बीच में काफ़ी तनाव आ गया था। ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, और आपने देखा कि ड्रोन उड़ा दिए, किसी की हत्या कर दी गई ईरान में, ये सारी घटनाएं हुई थी, ठीक है। मुद्दा बीच में, सेंटर में यही था। तो 2015 याद रखेंगे और ये नाम याद रखेंगे। आगे देखते हैं। संयुक्त व्यापक कार्ययोजना का जो उद्देश्य है, प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाने के बदले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नागरिक प्रकृति की गारंटी देना है। एक्चुअली क्या है ना, देश चाहते नहीं है, अमेरिका और विदेश, कि ईरान परमाणु हथियार बनाए, ठीक है ना। कुल मिला के उसी को रोकने के लिए सब है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों, कौन कौन थे, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, इनके साथ, मतलब साथ साथ जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ समझौता हस्ताक्षर किए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस समझौते में कौन कौन शामिल था। समझौते के तहत ईरान जो है परमाणु हथियारों के लिए अपकेंद्रित समृद्ध यूरेनियम और भारी जल सभी प्रमुख घटकों के अपने भंडार में महत्वपूर्ण कटौती करने पर सहमत हुआ। इसमें कई सारी टेक्निकल बातें हैं कि इतना % आप करेंगे, इतना रखेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानिए कि परमाणु हथियार बनाने में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनरिच्ड यूरेनियम की ज़रूरत होती है और भी चीज़ें हैं, तो उसकी मात्रा तय कर दी गई कि आप कर सकते हैं, बाकी यूज़ भी होते हैं उनके, तो उसके लिए आप करिए, लेकिन इससे ज़्यादा इस लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, आप हथियार बना लेंगे, ठीक है ना। ये समझौता हुआ था। ईरान प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए भी सहमत हुआ कि वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसके बारे में हमने बात की है, के निरीक्षकों को अपने परमाणु स्तरों पर पहुंचने की अनुमति देगा। बीच में ऐसा हुआ था ना एक बार कि ईरान ने मना कर दिया, कोई नहीं आएगा देखने हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अनुमति देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ईरान गुप्त रूप से हथियार नहीं बना रहा है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन पहली बात ये कि ये जो JCPOA जिसको हमने बात JCPOA, यह क्या है, किससे संबंधित है, ईरान परमाणु समझौता क्या है, उसमें कौन कौन से मेंबर शामिल थे, कब शुरू हुआ, बस इतना ही काम का है, ठीक है। इसके अंदर टेक्निकल समझौते क्या है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। तो ये हो गया टॉपिक। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए,
क्या ध्यान रखने वाला मतलब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसके आगे जो वीडियोस अब आप देखने जा रहे हैं उनको मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, रिकॉर्ड करके रखा नहीं था, चैनल पर अपलोड भी कर दिया था। अब चूँकि कंप्लीट वीडियो बन रही है तो उन सभी वीडियोस को जो आईआर से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित हैं, घटनाओं से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको एक साथ इसमें आगे मैं जोड़ रहा हूँ। यहाँ से आप कंप्लीट देखेंगे, वीडियो पूरी हो जाएगी। एक बार फिर से बता दूँ, पीडीएफ नोट आपको लेना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। कोर्स देखिए, पीडीएफ जो लोग लेते हैं उनको जीरो से जीनियस जो कोर्स है वो सिर्फ 299 में ही मिल रहा है फ़िलहाल के हिसाब से। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देखें और प्राइस बढ़ चुकी हो। फ़िलहाल 299 में ही मिलेगा, 999 का कोर्स है। तो वो चीज़ है, पीडीएफ नोट में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, जाकर देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अब आगे की वीडियोस देखिए जो कि इसी से संबंधित है, पहले से अपलोड की गई थी। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 300 की सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी कहते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, आपको मैंने एडवांस में इसकी पीडीएफ दे दी है और आने वाली सीरीज़ में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं एडवांस में ही उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आप जल्दी से उनका रिवीजन कर सकें। अगर आपके पास पीडीएफ नोट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। ठीक है। और एक और बात, मैंने कई बार बताया है कि सीरीज़ शुरू हो चुकी है। जो दोस्त नए नए जुड़ रहे हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर कब से शुरू होगी। सीरीज़ शुरू हो चुकी है, 50 से ज़्यादा वीडियोस आ चुके हैं, उनकी पीडीएफ नोट मिल चुकी है। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर आपको नहीं पता है कि प्लेलिस्ट कैसे पता की जाती है तो किसी से पूछ लीजिए, उसमें क्या है। ठीक है। चलिए, तो हम जानते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ये जो पहली लाइन लिखी है ना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। सिर्फ इस एक लाइन को आप अच्छे से समझिए, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। 2014 में हुई थी। ब्राज़ील के फोर्टालेजा में सम्मेलन आयोजित हुआ था। ब्रिक्स का 6वां शिखर सम्मेलन था। देखिए यहाँ से कितने तरह से प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि स्थापना कब हुई थी? 2014 में। देखिए सेंटेंस में चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पूछे यूपीएससी की बताइए कि न्यू डेवलपमेंट कब बनाता है, ऐसे नहीं। सेंटेंस में पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि 3-4 लाइनें लिखी गई हैं, उसमें से एक लाइन ये कहती है कि 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, तो पता होना चाहिए ना कि 2014 में बना था। एक चीज़, किस घोषणा के तहत या किस सम्मेलन के तहत? तो फोर्टालेजा में आयोजित हुआ था, फोर्टालेजा घोषणा आई थी। ठीक है। और किसके अंतर्गत? ब्रिक्स के अंतर्गत। ब्रिक्स सम्मेलन होता है, ब्रिक्स समूहों को आपने पढ़ा होगा। ठीक है। और देखिए ये 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ शुरू हुआ था। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि शुरू में कितनी पूंजी इसके लिए तय की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई में है, चीन में है। ठीक। अब देखिए थोड़ा सा ये जो बातें होती है ना सामान्य तौर पे, इसके बारे में अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी आप सही कर सकते हैं कॉमन सेंस के आधार पे। क्या लिखा है? गठन जो है ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीव्र विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना एवं सतत विकास प्रयासों का समर्थन करने हेतु किया गया था। सिंपल है, ये नहीं भी पढ़ेंगे, नहीं भी पता रहेगा, तब भी आप समझ जाएंगे कि इस तरह की संस्था बनी है तो उसका क्या काम हो सकता है। ठीक। लेकिन क्वेश्चन अगर यहाँ से बने तो कि कब इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, या अगर आपको नहीं पता है और सेंटेंस में पूछ दिया गया कि इसे महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है, तो आप कैसे करेंगे? 2018 में इसको महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। यूपी पीसीएस के लिए एक सीरीज़ चल रही है टॉप 500 की, उसी में अभी पिछले एपिसोड में शायद मैंने इसको कवर किया था। ठीक है। वहाँ अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो चल ही रहा है। अब एक बार उद्देश्य को थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सामान्य सा उद्देश्य है सदस्य देशों के विकास को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। इसके अलावा आर्थिक विकास का समर्थन करना, सिंपल सी बात है। प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करना और विकासशील देशों के बीच ज्ञान साझाकरण मंच निर्माण करना। सिंपल सी बातें हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहा गया है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है। ध्यान दीजिएगा,
सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का इसका मतलब यह है कि जो परियोजनाएं सरकार चला रही है उसमें भी समर्थन देगा, और जो परियोजनाएं प्राइवेट सेक्टर के तहत चल रही हैं उसमें भी समर्थन दे सकता है, चाहे वो ऋण के माध्यम से या फिर इक्विटी में भागीदारी मिल जाए उसके माध्यम से। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, यह भी एक सेंटेंस के रूप में पूछा जा सकता है। एनडीबी द्वारा, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा, अब तक लगभग 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत के साथ 14 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ठीक, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखिए, हमने यूएनएससी के बारे में पढ़ा था, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। वहाँ क्या था कि 15 सदस्य हैं, 14 लोग कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा मूड नहीं है, तो सारी बात खत्म हो जाती है। उसको कहते हैं वीटो पावर। लेकिन उस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वीटो नहीं है, हर मेंबर का जो है बराबर मत है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वीटो अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। तो ये वो बातें हैं जो आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जाननी है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है, आगे मिलते हैं। हाँ, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, इससे तैयारी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है जी, तो आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं नाटो। इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन की बहुत अधिक चर्चा हुई है, और यूपीएससी उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ज़्यादा प्रश्न पूछती है जिनकी चर्चा है। नाटो से इस बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में वो बातें जानना बहुत ज़रूरी है जहाँ से प्रश्न बनाए जाने की संभावना है। जहाँ तक रही बात पीडीएफ की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ के बारे में बताया है, आप जाके वीडियो देखिए और समझ में आ जाएगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। चलिए देखते हैं कि क्या इसमें जानने लायक है। पहली बात, यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक संधि संगठन है। थोड़ा सिंपल कर देते हैं। बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो रूस और अमेरिका के बीच में एक तरह की तानातानी हो गई और अपनी अपनी शक्ति दिखाने की होड़ मच गई। और उसी दौरान अमेरिका ने सोचा कि रूस से हमें खतरा है, तो कुछ लोगों को, कुछ देशों को अपनी तरफ करते हैं ताकि आगे चलकर इसे रोका जा सके, सिंपल। और उसी प्रयास में ये जो है नाटो का गठन हो गया, और उसी से आगे अब धीरे धीरे बढ़िए। देखिए, शीत युद्ध शुरू हुआ, और शीत युद्ध जाके 90 के दशक में ख़त्म हुआ है, जब रूस विघटित हो गया, सोवियत रूस जो था वो विघटित हो गया, शीत युद्ध खत्म हो गया। खैर, वापस चलते हैं। तो ये बैकग्राउंड था सेकेंड वर्ल्ड वार, और रसिया से सुरक्षा चाहिए थी, तो 1949 में इसका गठन हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाशिंगटन संधि, इसके बारे में, क्योंकि इसी के तहत इस संगठन का गठन हुआ था, और यह एक सैन्य संगठन है। ध्यान रखिएगा, कई तरह की बातें पूछी जाती हैं, जैसे कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है, यह एक गैर लाभकारी संगठन है, यह एक आर्थिक संगठन है, वैसे ही यह एक सैन्य संगठन है। अभी आगे देखिए इसमें क्या क्या होने वाला है। देखिए, वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं, जिसमें उत्तरी मैसेडोनिया वर्ष 2020 में शामिल हुआ है, नवीनतम सदस्य है। ठीक, शुरू में इसका मिशन क्या था, एक बार ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए। सोवियत विस्तारवाद को रोकना, ठीक है, महाद्वीप पर एक मजबूत उत्तरी अमेरिकी उपस्थिति के माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद के पुनरुद्धार के लिए मना करना। अच्छा, इसके बाद यूरोपीय राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बिखराव आ गया, तो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बात, नाजी पीड़ा से जो है और दूसरे विश्व युद्ध की विरासत से, मतलब कह सकते हैं कि जो हिटलर ने जो अत्याचार किया था, उससे भी प्रेरणा मिली कि हम एक ऐसा संगठन बनाएं। सेकेंड वर्ल्ड वार की विरासत आप देखिए, कितनी तबाही मची थी। इन सारी बातों को भी ध्यान में रखा गया। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, जर्मनी जो है इसमें शामिल हो गया था बाद में, ठीक, 1955 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अनुच्छेद 5 क्या है इसका। यह सामूहिक सुरक्षा पर जोर देने वाली संधि है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं मैं उसको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। बात यह है कि नाटो के किसी एक मेंबर पे, मान लेते हैं कि ये नाटो संगठन है, ठीक है, ये नाटो संगठन के ये देश हैं छोटे छोटे, ठीक, और यहाँ कोई एक देश है, इसने सिर्फ इस पे हमला किया या इस पे हमला किया, तो माना जाएगा कि इसने पूरे नाटो पे हमला किया, सब लोग मिलकर इस पे हमला करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब मानेंगे कि हम पे हमला हुआ है। इस तरह की बात कही गई अनुच्छेद इसमें,
ठीक है, अनुच्छेद 5 में। आगे बढ़ते हैं, यही सारी बातें यहाँ पे हैं, ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 5 और उसमें कौन सी बातें कही गई हैं। इसमें सशस्त्र बल का उपयोग भी किया जा सकता है, युद्ध हो सकता है, हथियार चलाए जा सकते हैं, सारी बातें हैं। अभी जो हो रहा था, यूक्रेन पे रूस ने हमला किया, बात क्या है, कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2008 में। आपको अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो अभी हाल फिलहाल की घटना है, नहीं। 2008 में कहानी शुरू होती है, बुखारेस्ट सम्मेलन हुआ था नाटो का, ठीक है। और उसमें यूक्रेन और जॉर्जिया, इन्होंने कहा था कि हम भी चाहते हैं कि हम नाटो में शामिल हो जाएं। अब देखिए, मतलब इस तरह की बातें थी, आकांक्षा थी। अब ये है रूस, ये है यूक्रेन, और इधर तो है ही नाटो वाले। अब ये अगर शामिल हो गए नाटो में तो रूस को खतरा हो जाएगा ना, सीमा पे ही है, रूस को दिक्कत होने लगी। अब यहाँ से वही दिक्कत आगे चलते 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 समस्या बन गई। वर्ष 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को अपने गठबंधन में शामिल करने के नाटो के इरादे की घोषणा के बाद रूस ने जॉर्जिया पर आक्रमण कर दिया और उसके कई हिस्सों को अपने यहाँ ले लिया, नियंत्रण में ले लिया। और 2014 की घटना, अगर आप करंट अफेयर्स से जुड़े रहे होंगे उस समय, तो 2014 में यूक्रेन पर हमला किया एक तरह से रूस ने, और क्रीमिया को हड़प लिया। क्रीमिया को हड़पने के बाद एक ग्रुप होता था G8 से इसको हटा दिया गया रूस को, तो अब G7 हो गया है, ठीक है। ये घटना घटी थी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो बुखारेस्ट सम्मेलन है 2008 वाला, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और 2014 में क्रीमिया को हड़पा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भूगोल में हम कुछ लोकेशंस देखेंगे जिसमें काला सागर, कैस्पियन सागर, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, और वहाँ भी जिक्र आएगा यूक्रेन और रूस का, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है काम का। उसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं ना, उन्हें भी आप पढ़िए। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जब मैं ज़्यादा वीडियोस डालता हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद वीडियो नहीं आई, 1-2 वीडियोस देखेंगे, उसके बाद से चले जाएंगे, अगले दिन आएंगे चैनल पे। एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप सो रहे थे तब वीडियोज़ आ गई थी चैनल पे और आपसे मिस हो गई, ठीक है। तो उसे देखिए, रिवाइज़ करिए, PDF नोट लेके, चाहे वैसे भी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं एक साथ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और इसी से जुड़ा हुआ है OECD। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स, पात्रता के मापदंड, ये ऐसे पक्ष हैं ना जहाँ से UPSC अक्सर प्रश्न पूछती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और हाँ, आज शाम तक ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, जिसको सामान्य तौर पर हम IR कह देते हैं, इसकी नोट शाम तक आपको मिल जाएगी। यानी कि जितने भी टॉपिक्स इस सेक्शन के तहत हमने सेलेक्ट किए हैं, उनकी नोट शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप में आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपके पास नोट नहीं है, आपको क्या करना है, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे वीडियो का लिंक मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि नोट कैसे मिलेगी। और अगर कहीं आपके दिमाग में ये भ्रम है कि ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो वो भ्रम भी दूर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं कि UPSC कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ सकती है। जो लोग स्टेट PCS एग्ज़ाम्स देते हैं वो भी ध्यान दें, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। तो क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी? 1974 में फ्रांस में पेरिस में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। ध्यान दीजिए, 3 कीवर्ड्स। कब? 1974। कहाँ? पेरिस, फ्रांस। और अंतर सरकारी संगठन है। संगठन का नेचर क्या है, इस पर UPSC प्रश्न पूछती है। ये अंतर सरकारी संगठन है, मतलब सरकारों के साथ मिल करके काम होता है, ठीक। अच्छा, इसको अब शॉर्ट में ही हम क्या पढ़ेंगे, IEA। मुख्य रूप से ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है कि किस तरह की एनर्जी पॉलिसी से बना रही हैं सरकारें, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल हैं। यह एक सेंटेंस हो सकता है। UPSC कह सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें से एक सेंटेंस ये है कि ऐसी नीतियों पर यह फोकस करता है जो आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि पर मतलब इनको शामिल करता है। अब आपने पर्यावरण संरक्षण देखा और आपको लगा कि ये तो घुमा दिया, नहीं, ध्यान दीजिए कि इसका संबंध इससे भी है, ठीक है। और इससे मतलब इनडायरेक्टली आप मान लीजिए कि हम ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो ध्यान देना पड़ेगा ना,
उसे ठीक करना पड़ेगा। तो इस रूप में संबंधित है। इन नीतियों को आगे देखिए, इन नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 3E के रूप में भी जाना जाता है। अब 3E से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर से चलिए ऊपर चलिए, 3E का क्या मतलब, यहाँ ध्यान से दीजिएगा। क्या है? आर्थिक विकास, ई मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। एनर्जी, ऊर्जा सुरक्षा, एक और ई हो गया। और इन्वायरमेंट, पर्यावरण। 3E, 3E पे फोकस करता है। यहाँ से बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाया जा सकता है, नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो 3E हो गया। आगे देखते हैं, ये जो है इसका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर, ध्यान दीजिएगा। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसका क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर। ये क्लीन कोल मतलब स्वच्छ कोयला। कोयले को सतत विकास लक्ष्यों के अनुकूल ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत बनाने पर स्वतंत्र जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। पूछा जा सकता है ये इस एजेंसी के बारे में, इसका संबंध किससे है, समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ज़रा बात कर लें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना इसके सदस्यों को तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधानों में मदद के लिए 1973-74 के तेल संकट के बाद हुई थी। क्या हुआ था, सिंपल से थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस समय ना, ये जो टाइम पीरियड है 1973-74 के आसपास, अरब के देशों के बीच में, इजराइल के बीच में झगड़ा चल रहा था, युद्ध हो रहा था। तो जो ओपेक कंट्रीज़ है ना, जो निर्यात करती हैं तेलों का, उनका लीडर कौन है? सऊदी अरब। अब उसने क्या किया, इन मतलब इसकी लीडरशिप में ये हो गया कि अब प्रतिबंध लगा दिया तेल पे, कि तेल निर्यात नहीं किया जाएगा। कई तरह की सीमाएं लगा दी गई और अचानक से दुनिया में तेल के दाम बढ़ गए थे। उसी को कहते हैं तेल संकट हो गया था, ठीक है। तब इसकी ज़रूरत पड़ी और ये लाया गया कि एक ऐसा संगठन, ऐसी एजेंसी होनी चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है? सदस्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना। यही सब ध्यान में रखें ताकि सस्ती एनर्जी मिले। ऐसा नहीं है कि कुछ जो संगठन है अपनी दबंगई दिखाएं, अपने हिसाब से तेल बेचें, ठीक है ना। तो ये है विश्वसनीय। उसमें एक जो ट्रेंड बन रहा है, जो व्यापार के जो तरीके हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए, ताकि इसी के आधार पर हम नीतियाँ बना लें। पता चले कि हम सोच के कुछ और चल रहे हैं और अचानक से बदलाव हो गए, तो वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पहले भी आए हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स प्रकाशित होती हैं। लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है इस पे रिपोर्ट पे। एक है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ध्यान दीजिए। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अच्छा, इसके आगे वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस और एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये क्या है? पर्सपेक्टिव्स, ठीक। इसके अलावा इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। कन्फ्यूजन हो सकती है, एक वर्ल्ड एनर्जी भी है और इंडिया एनर्जी, ये स्पेशली इंडिया के लिए है, तो ये भी इसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ करंट में एक बात थी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता किसको? भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। आमंत्रित किया है, ध्यान दीजिएगा। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बन गया था 2017 में ही, गड़बड़ा जाएगा मामला, क्योंकि मार्च 2017 में भारत जो है इसका एक सहयोगी सदस्य बना था, ठीक। लेकिन इससे पूर्व भी इसके साथ से जुड़ा हुआ है। अभी इसे आमंत्रित किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी पूर्णकालिक सदस्य बन गया है, ठीक है। तो इस पर घुमाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक मज़ेदार बात यह है कि इसकी सदस्यता को लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। इसकी सदस्यता के बारे में कुछ बात नहीं, पहले तो ये देख लीजिए कि 30 सदस्य इसमें शामिल हैं। इसमें 8 एसोसिएशन देश में शामिल हैं, मतलब साथ में सहयोगी देश जिसको कह सकते हैं। 4 देश पूर्ण सदस्यता के रूप में होने की मांग कर रहे हैं। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि 4 देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें पूर्ण सदस्य बनाया जाए। कौन है? चिली है, कोलंबिया है, इजराइल है और लिथुआनिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, इसके IEA के लिए एक उम्मीदवार देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य होना चाहिए। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बनना है तो उससे पहले आपको इस संगठन का सदस्य होना अनिवार्य है, समझ लीजिए।
पहले आपको OECD का सदस्य बनना होगा, उसके बाद से आप इसके सदस्य बन सकते हैं। अब मापदंड देख लीजिए। कुछ मापदंड ऐसे नहीं है कि फट से मुंह उठा के चले गए हम वो बनेंगे, ऐसे नहीं होता। इसमें कुछ मापदंड है। देखिए, कच्चे तेल या फिर उत्पाद भंडार जो सामरिक तेल भंडार है, पिछले वर्ष के शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर हो, जिस तक सरकार की तत्काल पहुंच हो सके, भले ही उस पर सरकार का प्रत्यक्ष स्वामित्व ना हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके पास आपात स्थिति के लिए कम से कम 90 दिन के आयात के बराबर तेल भंडार होना चाहिए। समझ रहे हैं? अच्छा, और इसका वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधानों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हो? कहने का मतलब यही है कि अगर दुनिया में दिक्कत हो जाती है तो आपके पास कम से कम इतना तेल भंडार है कि नहीं, मतलब 90 दिन तक सर्वाइव कर जाए। फिलहाल भारत की हालत देख लीजिए। भारत अभी सामरिक पेट्रोलियम भंडार पर काम कर रहा है। इस पर हमने मेंस के लिए डिस्कस भी किया था। प्रीलिम्स के लिए हो सकता है कुछ और बातें जोड़ के मैं आपको दे दूँ, क्योंकि प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत में क्या है, वर्तमान सामरिक तेल भंडार देश की आवश्यकता के लगभग 9.5 दिनों के बराबर है। अभी तो मेरे ख्याल से 10 दिन के आसपास हो गया, लेकिन ऐसे सामान्य तौर पर 9.5 दिन आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, जिसकी सदस्यता लेने के बाद ही हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में जा सकते हैं। क्या नाम है इसका? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, OECD। OECD पे क्वेश्चन आए हैं, ज़रा देखिए क्या है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में, यानी कि इस जो एजेंसी के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे उसके पहले। मुख्यालय इसका भी कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में है। सदस्य कितने हैं? 36 सदस्य हैं इसके। यह भी एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। वैसे उसमें नाम में ही आर्थिक है, तो अंतर सरकारी संगठन है। और देखिए, इसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसमें अमीर देश शामिल हैं जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है, और ये विकसित देशों के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि OECD में सब लगभग जो है विकसित देश हैं। HDI सूचकांक उनका बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हमने जान ली, बस इसमें इतना ही है। और हाँ, फिर से मैं याद दिला दूं कि इस सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने हमने सेलेक्ट किए हैं, उन सब की नोट आज आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। और धीरे धीरे जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाती हैं सारी, हम मई तक जो है आराम से सारे टॉपिक्स वीडियो के रूप में भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है शंघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जहां से UPSC प्रश्न पूछ सकती है। सबसे पहली बात यह है कि SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। किसी भी संगठन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है ना, इस तरह की बातें ज़्यादातर मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बस आप इस शब्द पे ध्यान देंगे, इस पे स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। बाकी ये सब तो ऐसे ही सामान्य तौर पे हर संगठन का मकसद होता है कि शांति हो, समृद्धि आए, अच्छा रिलेशन हो, ये सारी बातें होती हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन जहाँ से मतलब फंस सकता है अगर नहीं पता है, वो ये है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 2001 में, 15 जून ना याद रखें, कोई बात नहीं। 2001 में शंघाई में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शंघाई में मुख्यालय है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ है, इससे पहले मतलब 2001 में SCO की स्थापना से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, इन्होंने मिलकर शंघाई 5 नामक संगठन बनाया था। ठीक है, ये संगठन थे। और एक और चीज़ देखिए, इसके बारे में देखिए, ये जो शंघाई 5 है, ये 1996 में ही बन गया था। यानी कि 1996 से लेकर के 2001 तक शंघाई 5 था, और उसके बाद से 2001 के बाद से जो है इसका नाम बदल के SCO हो गया, शंघाई सहयोग संगठन हो गया। ठीक, अच्छा, 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद से इसको जो है SCO कहा गया था। अब कितने प्रकार से क्वेश्चन अगर जटिल प्रश्न बनाना चाहे UPSC, तो 2 तरह की चीज़ें हैं कि कौन कौन से सदस्य शंघाई 5 में थे और कौन सा देश जुड़ा था, ये SCO जो है शंघाई 5 से SCO बन गया। ठीक, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। यहाँ पे SCO चार्टर पर
2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2003 में लागू किया गया था। चार्टर में बेसिकली यही सब बातें होती हैं कि संगठन का उद्देश्य क्या है, कैसे काम करेगा, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि 2017 में भारत और पाकिस्तान को सदस्य बना लिया गया एससीओ में। ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान कब बने हैं? 2017 में। आगे बढ़ते हैं और कौन सी बातें जानने लायक हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और ऐसे क्वेश्चन बने भी हैं। कोई इम्पोर्टेंट संगठन होता है तो उसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है, यानी कि जो भी प्रस्ताव आएंगे, जो भी निर्णय होंगे, वो किस भाषा में लिखे जाएंगे, बेसिकली यही है। ये है रूसी और चीनी, इन दो भाषाओं को आधिकारिक भाषाएं बनाया गया है इसमें। एक सामान्य तौर पर मेंस में भी जब आप लिखेंगे ना, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वैश्विक जनसंख्या का 40% है इसमें। पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसके 40% जनसंख्या वाले देश इसमें शामिल हैं। और वैश्विक जीडीपी का 20% है और विश्व के कुल भूभाग का 22% इसमें शामिल है। किसमें? एससीओ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो तथ्य है ना, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना। देखिए इसमें क्या है, कोई भी संगठन होता है तो उसकी संरचना के अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि उसका मुख्यालय एक कहाँ होगा, और भी मतलब वार्ता के अलग अलग मंच बनेंगे। उसी में एक संरचना है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जिसको रैट्स बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या है, इसको क्यों बनाया गया है? आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद और चरमपंथ से निपटने के मामलों को देखता है। यानी कि यह इस संरचना को इसलिए बनाया गया कि इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं न होने पाएँ, उसकी निगरानी करता है ये। ठीक है, और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं कुछ। अब उधर बगल में हमारा अफ़गानिस्तान है पड़ोसी, वहाँ देखिए तालिबान आ गया है। तो इस क्षेत्र में, इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में, आप देखिएगा मध्य एशिया में, ये इस तरह की अलगाववादी और आतंकवादी घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, होती ही हैं, पहले से भी होती थी। उस संदर्भ में देखेंगे तो रैट्स मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय बीजिंग में है। सेंटेंस वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय शंघाई में है, और आप लगेगा हाँ ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन नाम है तो हो सकता है, लेकिन इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें इतना ही था, देख लें। हाँ बस इतना ही है, बाकी अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूएनएससी के बारे में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है जी, आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो बना के आपको बता दिया है कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। यूपीएससी 300 की जो प्लेलिस्ट है, जहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, वहीं पर यह वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है विश्व आर्थिक मंच, और इसने एक सूचकांक जारी किया है, जोखिम सूचकांक। चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। वैसे इस पर पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, ये जो विश्व आर्थिक मंच है, एक गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, गैर लाभकारी संगठन है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। संस्थापक को लेकर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, खासतौर से इसके संस्थापक को, तो ध्यान रखिएगा क्लाउस श्वाब इसके संस्थापक रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है, स्विट्जरलैंड अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब यह है, इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है कि सरकार और निजी क्षेत्र के लोगों को एक साथ लेके आना एक मंच पर, और दुनिया भर की विभिन्न चीज़ों पर डिस्कशन करना। ठीक है, आपने एक बैठक के बारे में सुनी होगी, दावोस सम्मेलन होता है, जनवरी के महीने में मेरे ख्याल से हर साल होता है, बहुत फेमस है। इसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। दुनिया के फेमस लोग, चाहे वो अलग अलग फील्ड में हो, चाहे वो इकोनॉमी के फील्ड में हो, पॉलिटी के फील्ड में हो, यहाँ तक कि सरकार के मेंबर्स भी वहाँ जाते हैं और विचार विमर्श किया जाता है। ठीक, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। आगे बढ़े तो कुछ चीज़ें यहाँ देखिए, जैसे रिपोर्ट इसने जारी किया है हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? आपको बताना होगा, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ठीक, अब देखिए, यह जोखिम विशेषज्ञों और व्यापार, सरकार और नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। इसके बारे में थोड़ा नीचे और मिलेगा, देखिए यहाँ पे
5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियों में जोखिम जोखिम को ट्रैक करती है रिपोर्ट, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में कौन सा जोखिम है, पर्यावरण के सामने क्या जोखिम है, भू राजनीतिक स्थितियाँ कैसे जोखिमपूर्ण है, सामाजिक जोखिम क्या है और तकनीकी जोखिम क्या है। ये सारी चीज़ें इसमें पता चलती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बने हैं, पहले भी आए हैं, जैसे कि विश्व आर्थिक मंच ने कौन कौन सी अन्य रिपोर्टें जारी की हैं या करती है। सबसे पहले आप देखें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक आईटी रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच। ये जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इनसीड और कार्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के प्रकाशित किया जाता है ये वाला रिपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, पहले प्रश्न इस पर पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखें कुछ और है। हाँ, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, जो इसकी बात हमने की है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे नाटो की। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC। इसके बारे में मैंने मेंस सीरीज़ में बात की थी, वीडियो पड़ी हुई है, सेकेंड पेपर में जाकर देखेंगे आप तो काफ़ी चीज़ें वहाँ समझ में आएंगी। लेकिन प्रीलिम्स के लिए कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक से, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात देख लीजिए इसमें, एक मिनट रुकिए तो ज़रा। सबसे पहली बात कि जो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसके 6 प्रमुख अंग हैं। वैसे तो बहुत सारी एजेंसियां हैं उसके तहत काम करती हैं, लेकिन 6 अंग हैं, उनमें से एक है सुरक्षा परिषद। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1945 में चार्टर के द्वारा। जिनको संयुक्त राष्ट्र के बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा बस इतना जानिए कि जैसे देश में, हमारे देश में संसद है, ठीक है, वैसे ही पूरी दुनिया के लिए एक संसद है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, दुनिया में कौन सा इशू चल रहा है उस पर बहस होती है, बातें होती हैं, कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं, ये सारा काम होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने मेंस में बात की है। खैर, तो 1945 में इसकी स्थापना की गई। और जो बाकी के एक चीज़, हाँ 6 हमने नाम लिया, जो बाकी के 5 अंग हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन जो ये हैं, मतलब संस्थाएं हैं या बॉडीज़ हैं जो संयुक्त राष्ट्र के तहत नहीं आती। तो आप जानेंगे नहीं तो हल कैसे करेंगे। देखिए ये 5 कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा एक है, ट्रस्टीशिप परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं इसको, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, ये जो हैं बाकी के 5 हैं, एक सुरक्षा परिषद तो है ही, 6 इसके प्रमुख अंग हैं। आगे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो परिषद है मतलब UNSC है, उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, इसका असली काम क्या है? जो सुरक्षा परिषद है उसका मेन काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम ये करती है, उसके लिए उत्तरदायी है। और एक और चीज़ है, शायद इसमें मैंने लिखा नहीं है, मेंस वाली सीरीज में बात की थी कि सुरक्षा परिषद की जो फैसले होते हैं ना, वो देशों पर बाध्यकारी होते हैं, मानना पड़ता है। और आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने किसी जगह पर शांति स्थापित करने के लिए सेना भेज दी, वो फैसला कौन करता है? सुरक्षा परिषद में इस तरह की बातें होती हैं। हालांकि देखिए, बहस और चर्चा और प्रस्ताव का पारित करना, ये सारी चीज़ें महासभा में भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जो दुनिया में शांति व्यवस्था से रिलेटेड हैं, सिक्योरिटी से, उनका जो निर्णय है वो मोटे तौर पर सुरक्षा परिषद में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहले भी बना है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 15 में से 5 स्थायी हैं, मतलब इन्हें हटाया नहीं जाएगा। जब तक संयुक्त राष्ट्र है तब तक, मतलब सुरक्षा परिषद उसके तहत, तब तक ये लोग रहेंगे। और 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए बाकी के 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। यानी कि 15 में से 5 तो हमेशा रहेंगे, जो बच गए 10, वो 10 2-2 साल के लिए आते रहते हैं। ठीक है, 5 स्थायी जो हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको आप कहते हैं। ठीक, एक और चीज़ जानने वाली है नीचे, कहाँ गया? हाँ, ये देखिए,
भारत ने अभी इसमें सदस्यता ली है 2021 में 8वीं बार। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। 8वीं बार सुरक्षा परिषद में सदस्य बना है भारत। आपने अगर न्यूज़ पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि बारी थी अफ़गानिस्तान की, लेकिन भारत ने कहा कि हमें आने दीजिए, ठीक है। तो भारत सदस्य बना 2021 में 2 साल के लिए। एक चीज़ जो सदस्यता को लेकर के है, कैसे सदस्य आदमी बनता है, मतलब देश कैसे उसमें जाता है, ठीक है। हर साल महासभा 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, ठीक है। और 10 अस्थायी सीटों का जो वितरण है वो क्षेत्रीय आधार पर किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें कई चीज़ें ना समझ में नहीं आएंगी आप लोगों को अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो। हर साल महासभा चुनाव करती है 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 सदस्यों का, यानी कि इस साल 5 सदस्य चुन के जाएंगे, फिर अगले साल 5 सदस्य चुन के जाएंगे। तो इसमें से जो 5 सदस्य चुन के जाएंगे उनके लिए 5 सीटें खाली हुई हैं, अगले साल फिर 5 खाली होंगी, फिर 5 जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। और जो 10 सीटें हैं अस्थायी सदस्यों की, ये क्षेत्रीय आधार पर बटी हुई हैं कि यूरोप का हिस्सा है, एशिया, पूर्वी एशिया, इस तरह से अफ्रीका, ठीक है, ऐसे बटी हुई हैं। आगे देखिए, सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? 15 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता इन 15 सदस्यों में मतलब रोटेट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ स्थायी सदस्य वहीं अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, बारी बारी करके अध्यक्ष बने रहते हैं, एक एक करके अध्यक्ष बनते हैं। एक और चीज़ देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। मतलब किसी मुद्दे पर वोट देना है तो हर व्यक्ति का वैल्यू बराबर है वोट का, ठीक। लेकिन आगे मज़े की बात देखिए, 5 अस्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी जो है सदस्य कह देता है कि प्रस्ताव को लेकर हम सहमत नहीं हैं, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसी को कहते हैं वीटो पावर। यानी कि 14 सदस्य कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरा मूड नहीं है, बात खत्म हो जाएगी, प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। और इसी बात को, इसी मुद्दे को लेकर के सुरक्षा परिषद में खासतौर से सुधार की बात होती है। या तो और अस्थायी सदस्य बनाया जाए, या कुछ और लोगों को वीटो पावर दिया जाए, या वीटो पावर समाप्त किया जाए, इस तरह की बातें होती रहती हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही था, बाकी चीज़ें आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जो नीचे दिया गया है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। इसमें करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स हैं और स्टैटिक के भी। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। यूपीएससी का एक ट्रेंड है जिसमें कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से लगभग हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सारी बातों को ध्यान में रख के सीरीज चल रही है और इसी के तहत हमारा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। जहाँ तक इसकी पीडीएफ की बात है तो मैं आज ही उपलब्ध कराने वाला था आप लोगों को, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गई, तो हो सकता है कल या परसों में मैं इसके बारे में बात करूं आपसे, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, इसमें देखने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखिए कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है, स्टेटमेंट ऐसा हो कि जिसमें बताया जाए कि भारत और अमेरिका के सहयोग से इसे स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा वो फ्रांस है, अमेरिका नहीं है, ठीक है। तो कब हुआ? 2015 में जो सम्मेलन हुआ था ना जलवायु परिवर्तन वाला, UNFCCC, इसका सम्मेलन होता है, नॉर्मली उसको कॉप कहते हैं, COP। तो इसका 21वां जब सम्मेलन हुआ था 2015 में, तब इन देशों ने मिल करके साथ में इसके गठन की बात की थी और फिर इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है। यानी कि देखिए इसका पूरा फोकस किस पे है? सोलर एनर्जी पे है। जो सूरज से एनर्जी मिल रही है उसको सौर पैनल के माध्यम से और भी कई तरीक़ों से कैसे हम मैक्सिमम उससे विद्युत बना सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, बेसिकली ये है। एक संशोधन मैंने कहीं पढ़ा था, आज मैं अभी नोट बनाते समय खोज रहा था तो मिला नहीं, आप देख लीजिएगा। यहाँ लिखा है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच में देश स्थित होने चाहिए। मैं यहाँ पे बना दूँ, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, तो ये है कर्क रेखा और यह है मकर रेखा। तो कहा जा रहा है कि कोई ऐसा देश है जो इस जोन में थोड़ा सा भी आता हो या पूरी तरह से आता हो वो इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन एक संशोधन किया गया था जिसमें कहा गया था कि दुनिया का कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है। इस चीज़ को आप अपने तरफ से, मेरे तरफ से मान लीजिए कि होमवर्क है, आप देखिए इसको,
अगर ऐसा नहीं है तो भी ठीक है तो भी ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ देखिए, जब ये समझौता हुआ उसी दिन ही लागू हो गया था। 6 दिसंबर 2017 को समझौता प्रभावी हुआ। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ योजना शुरू होती है, कोई कोई समझौता होता है, तो कब प्रभावी हुआ ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होती है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आगे ये सिंपल सी चीज़ है, इसके बारे में आपने अगर टेस्ट सीरीज दिया होगा या कोई और एग्ज़ाम दिया होगा तो सुना होगा, इस पर क्वेश्चन आए हैं। मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम में है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ कुछ जनरल सी चीज़ें हैं, कभी कभी स्टेटमेंट वाले प्रश्न में ना जनरल एक लाइन लिख दी जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो उद्देश्य है ना, वो सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु प्रमुख चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना है। सब लोग मिल करके सोलर एनर्जी में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको प्रोड्यूस करने में, या फिर एक मतलब उसके क्या कह सकते हैं, वितरण में, तो एक दूसरे के साथ मिल के सहयोग करके उसका मैक्सिमम लाभ लेने के लिए ये बनाया गया, इसका यही मकसद है। ठीक, आगे देखिए, एक और चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये। इस गठबंधन के तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2030 तक, ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा गया कि इतना निवेश हम करेंगे इस संगठन के तहत पूरी दुनिया में 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर। यहाँ से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। ये जो 2030 है ना, इस 2030 को आगे पीछे किया जा सकता है। यूपीएससी का ये एक पुराना तरीका है, कभी 2030 को 28, 25 ऐसे 22 कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 1000 बिलियन डॉलर को 10,000 बिलियन डॉलर या 1,00,000 बिलियन डॉलर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये ट्रेंड है एक, इस पर मैं बात करूँगा। अभी एक सीरीज़ का मैंने बात की थी ना, शुरू होगी, उसमें बात करूँगा इस पर। ये ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है इसमें। आगे इसी के तहत एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। एक प्रोग्राम चल रहा है दुनिया में, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्या है मतलब? इसका उद्देश्य यह है कि एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है। सीधी सी बात यह है कि मान लें कि ये दुनिया है, ठीक है, और यहाँ पे बिजली का उत्पादन हुआ सोलर से, तो इस बिजली को हमें यहाँ पहुँचाना है, इसकी कनेक्टिविटी की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पहुँचाना है, कनेक्टिविटी की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ जहाँ केंद्र है जहाँ से बिजली उत्पादन की जा सकती है, सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है, तो इसको पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी के माध्यम से कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाए, ताकि उन जगहों पर भी लाभ मिले जहाँ पे एनर्जी नहीं बन पा रही है। सिंपल। और इसी का नाम रखा गया वन सन। एक सन है, एक दुनिया है, और इसके लिए एक ग्रिड होनी चाहिए। ठीक है जी, बढ़िया है। तो इसके लिए नोडल एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ये भी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया। पूछा जा सकता है, एक सेंटेंस बनाया जा सकता है इसको लेकर कि यूएन में इसको पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। अगर नहीं पता है तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस संगठन से संबंधित इतना ही जानिए। अब इसके बाद यूपीएससी क्वेश्चन कहीं से भी बनाए, किसी भी तरह का बनाए, सिर्फ इसी जानकारी के आधार पे आप उसे सही कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला आपके सामने है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, और दूसरा है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। ठीक, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी साथ में करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी, इसकी भी मिल रही है। ठीक है, सिर्फ यूपीएससी की नोट चाहिए तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इससे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से समझिए, अभी भी इम्पोर्टेंट है, इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। ठीक, क्या है? यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नॉर्मली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते एक लाइन में दिया जाएगा और ये सही होता है, इस तरह का स्टेटमेंट सही होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या इसकी स्थापना 2005 में हुई थी? जी नहीं, 2006 से इसने काम शुरू किया है, ये हाल ही में बनी है या बैंक बना है। इस तरह से प्रश्न कभी कभी यूपीएससी घुमा देती है। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है, शंघाई में है, मनीला में है, कहाँ है?
ध्यान रखिएगा, बीजिंग में है। एक चीज़ मैं बताऊं यहाँ पे, खैर वो नीचे है, बाद में बात करेंगे। 2018 में इसको संयुक्त राष्ट्र में, ये जो है ना ये संगठन है, या कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ अंग हैं, महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिषद, इनमें जो है ना इसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक बना हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत का शेयर इसमें कितना है। ढेर सारे देश हैं, आगे हम बात करेंगे। चीन का शेयर सबसे ज़्यादा है, पहले स्थान पे है शेयरधारकों में, उसके बाद से भारत दूसरे नंबर पे है। यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, 2020 के अंत तक इतने जो है देश थे, 103 देश थे, और वैश्विक आबादी का इनका 79% है, सकल घरेलू उत्पाद का जो है 65% है। ये लिखने का सीधा सा मतलब पता है क्या? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसी तरह का, शायद इसके बारे में ही पूछा था कि इसमें सिर्फ एशिया के देश शामिल हैं सदस्यों में, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं, इसमें एशिया के अलावा दूसरे महाद्वीपों के भी देश शामिल हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया। आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने सदस्य हैं ना, सबसे ज़्यादा इसने भारत को ही ऋण दिया है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि AIIB से सबसे ज़्यादा ऋण लेने वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया। 4 ऑप्शन दे दे, आप क्या बताएंगे? या स्टेटमेंट वाले में दे दे कि सबसे ज़्यादा ऋण जो है भारत ने लिया है। आपको नहीं पता है तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है, बेसिकली वो तथ्य हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ है, क्योंकि अभी देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में विवाद चल रहा है। उसके पहले से ही अमेरिका, जर्मनी, इन्होंने इस पर अपनी असहमति जताई थी, चिंता जताई थी। आपको इसमें ज़्यादा नहीं जानना। यूपीएससी सिंपली पूछ सकती है कि नॉर्ड स्ट्रीम क्या है? एक पाइपलाइन है, एक कोई समुद्री धारा है ना। स्ट्रीम से अगर समुद्री धारा दे दे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका गलत हो जाएगा, ठीक। या थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ें तो ये फिर कहाँ से कहाँ के लिए है, किन देशों के बीच में है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। समुद्र के नीचे सबसे लंबी एक निर्यात गैस पाइपलाइन है, जो कहाँ से? बाल्टिक सागर के रास्ते होते हुए रूस से यूरोप तक गैस ले जाती है। आपको पता है, पता होगा मेरे ख्याल से, रूस में गैस, प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से रूस जो है ना, यूरोप के देशों में गैस निर्यात करना चाहता है। इससे रूस पर निर्भरता भी बढ़ेगी, रूस को भी फ़ायदा है, और जिनके पास नेचुरल गैस नहीं है उनको गैस मिल जाएगी। ये प्लानिंग है, ठीक। ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है, रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी सहित कई देशों के EEZ और रूस, डेनमार्क और जर्मनी के क्षेत्रीय जल से होकर गुजरता है, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ से, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये देशों का नाम मोटे तौर पर इसलिए ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो, जैसे मान लीजिए कि मैं कोशिश करता हूँ, जैसे ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका, सॉरी यहाँ पे मैं, ये देखिए, एक मिनट, इसको हटाते हैं, ये है अफ्रीका, ठीक। अब थोड़ा ठीक है, और यहाँ से ये यूरोप शुरू हो गया, है ना। अब ये गैस पाइपलाइन इधर कहीं है, इधर हो सकता है कि यूपीसी कहे कि ये भूमध्य रेखा की तरफ से, भूमध्य सागर की तरफ से जा रही है, रूस को होके, काला सागर से होते हुए। तो इसीलिए इन देशों को आप देखिए कि है कहाँ, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, ये इधर है, इधर, ठीक है। तो इधर से होके जाएगी ये पाइपलाइन। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, इसमें और कौन सी बातें हैं? ये नीचे जो मैंने लिखा है ना, सिर्फ ये बताने के लिए लिखा है कि इसके 2 हिस्से हैं, एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 और एक नॉर्ड स्ट्रीम 2। जो 1 है 2011 में इसका काम पूरा हो गया था, 2011 में, और जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है इसका काम जो है 2021 में पूरा हुआ है, लेकिन अभी इसने मतलब परिचालन शुरू नहीं किया, इसमें अभी सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक। और इसमें प्रतिवर्ष इतना जो है ले जाने की क्षमता है, ये सब यूपीएससी नहीं पूछती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हो सकता है कि स्टेटमेंट एक बनाया जाए कि दोनों पाइपलाइन एक साथ कम से कम 50 वर्षों के लिए कुल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को यूरोप तक पहुंचा सकती हैं, ठीक है। ये अभी शुरू नहीं हुआ है, मैंने बता दिया, इसका परिचालन शुरू नहीं हुआ है। जो काम की बातें हैं सिर्फ उतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। बस बहुत हो गया, इसमें बस इतना ही है। आगे मिलते हैं किसी और टॉपिक में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं,
एक तरीका ये है कि जैसे बाकी चैनल्स पे आपने पढ़े होंगे या किताबों में आप पढ़ते हैं कि सीधे सीधे इसके बारे में सूचना दे दी गई है, आप पढ़ लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि हम उन चीज़ों को देखें जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और उस तरीके से पढ़ें जिस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं और पीसीएस में भी पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात यह है कि इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इस तरह से सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी कभी कभी ज़रूरी होती है। मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछा गया और उसमें 4 संस्थाएं दी गई हैं, वहाँ जानकारी की ज़रूरत होती है कि कौन संस्था पहले बनी थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी है जिसकी प्रत्येक सदस्य ने सदस्यता ली। प्रत्येक सदस्य देश ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं उन्होंने इसकी भी सदस्यता ली है। पूछा जा सकता है सेंटेंस में कि क्या यह यूएन की विशिष्ट एजेंसी है कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे एक प्रश्न ऐसे भी बनता है कि यह संस्था किस तरह की है, अंतर सरकारी है कि एनजीओ है कि संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है कि क्या है। ठीक, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब यह होता है कि यह संगठन सरकारों के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, जो अपने सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से काम करता है। ठीक, अब देखिए एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है जो कि काफ़ी कठिन माना जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 6 कहाँ कहाँ हैं देख लीजिए। हरारे में है, अफ्रीका के देखिए जोन है, ये 6 जोन है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को 6 भागों में बांट दिया गया है इनके लिए, इस संगठन के लिए, और उस जोन में एक एक हेडक्वार्टर है इनका क्षेत्रीय। तो एक हरारे है अफ्रीका के लिए, कोपेनहेगन है यूरोप के लिए, नई दिल्ली है दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, वाशिंगटन डीसी है अमेरिका के लिए, और कायरे है पूर्वी मेडिटेरेनियन के लिए, और नीचे आप देखेंगे मनीला है पश्चिमी प्रशांत के लिए। आप इसके लिए क्या करेंगे, आप सीधे इसे याद करेंगे। जो पीडीएफ आपको मिलने वाली है मैं सोच रहा हूँ कि उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है, ताकि आप में से बहुत सारे दोस्त अंग्रेजी में भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, आसानी से तैयारी हो सके। आप क्या करिए, जब पीडीएफ मिले ये वाला हिस्सा अच्छे से रट जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे इस संगठन के बारे में थोड़ा और अंदर जाएंगे ना, तो इसके अंदर 2 निकाय हैं जो बहुत ही निर्णायक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें से एक है विश्व स्वास्थ्य सभा। अब देखिए कि विश्व स्वास्थ्य सभा क्या है, इसका काम क्या है, ये समझ लेंगे तो काफ़ी काम आएगा। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इसमें जो है प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसमें हर सदस्य देश के प्रतिनिधि होते हैं और एक सदस्य देश अधिकतम 3 प्रतिनिधि यहाँ पे भेज सकता है। पूछा जा सकता है ये 3 की जगह 1 2 कुछ भी हो सकता है। आगे WHO की नीतियों का निर्धारण करना, बजट की समीक्षा करना और उनका अनुमोदन करना। सामान्य तौर पर ऐसा प्रश्न अगर बन जाए कि विश्व स्वास्थ्य सभा का क्या काम है, या फिर इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से एक कथन हो कि यह WHO की नीतियों का निर्धारण करता है और बजट की समीक्षा करता है और उसका अनुमोदन भी करता है। अगर नहीं पता है तो लगेगा कि अरे कुछ ज़्यादा हो गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसी के बारे में थोड़ा और समझिए। यह WHO तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में किससे रिपोर्ट करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, आर्थिक और सामाजिक परिषद को। अब जाकर देखिए कि आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र में कहाँ है, इम्पॉर्टेंट है। एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है, विशेष रूप से जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ हम बात करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रिपोर्ट किसको करती है। जो दूसरा, इसी के तहत जो दूसरा निकाय है उसको समझिए, इसको कहते हैं कार्यकारी बोर्ड कहते हैं इसको। क्या भाई, इसमें क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र के 34 विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। ध्यान रखिए, जो विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णयों को, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, निर्णयों को तथा नीतियों को प्रभावी बनाते हैं। अभी हमने स्वास्थ्य सभा की बात की, तो स्वास्थ्य सभा क्या है, कोई फैसला करेगी तो ये उसको लागू कराते हैं, प्रभावी कराते हैं। ठीक है, नीतियों को। आगे इसको अभी मैं ठीक कर देता हूँ, नीतियों होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा और डीप में जाए यूपीएससी तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसका जो चेयरमैन होता है ना कार्यकारी बोर्ड का, वो जो ये क्षेत्रीय कार्यालय है, क्षेत्रीय समूह है, वहाँ से
समूहों में से प्रति 1 वर्ष के लिए बारी बारी से चुना जाता है। कभी यूरोप से हो जाएगा, कभी एशिया से हो जाएगा, कभी अफ्रीका से, ऐसे, ठीक है, 1 साल के लिए। और कार्यकारी बोर्ड के जो सदस्य हैं ना, वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णय और नीतियों को प्रभावी बनाता है। मेरे ख्याल से 2 बार लिख दिया गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे थोड़ा और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नोट है, क्या नोट है भाई? 1967 में ना WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था। कब? 1967 में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन और साथ साथ भारत सरकार के सम्मिलित प्रयास से 1977 में भारत से चेचक का उन्मूलन हो गया। चेचक पे यूपीएससी ने पहले भी प्रश्न पूछे हैं। इस तरह से भी प्रश्न आए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां भारत से मतलब ख़त्म हो चुकी हैं, उनका उन्मूलन हो गया है। इस तरह के टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो स्वास्थ्य क्षेत्र है ना, प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। WHO और यूनिसेफ ने 1978 में सोवियत संघ के अल्मा आटा शहर में एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया था और अल्मा आटा घोषणा पत्र अपनाया गया था। पूछा जा सकता है आपसे कि अल्मा आटा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? इसका संबंध है प्राथमिक स्वास्थ्य से। ठीक है जी, ये नीचे लिखा है, इसका संबंध किससे है? प्राथमिक स्वास्थ्य से। बस इसमें बस इतना आपने तैयार कर लिया, आपका काम हो जाएगा। एक चीज़ समझ लीजिए, किसी भी टॉपिक को ना बहुत विस्तार से भी पढ़ा जा सकता है और बहुत ज़्यादा कंसाइज करके, बहुत छोटा करके भी पढ़ा जा सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना हमारे काम का है। हमें यहाँ पे अक्सर आप सुनते हैं PhD नहीं करनी है, लेकिन कम से कम इतना तो है कि हमें यहाँ उस तरह के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से आप PhD करते या कुछ और करते, कहीं भाषण देने जाते। आपको प्रीलिम्स निकालना है, सिर्फ इतना। इसी तरह से हम बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे, सिर्फ इतना आप पढ़ लेना, काम हो जाएगा। इसी के आधार पे आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बाकी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है UPSC 300 के नाम से, वहीं पे पड़ी हुई हैं, जाकर उनको भी देखिए, रिवाइज करिए, नोट्स आपको मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनेस्को की। यूनेस्को 2 तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक जो है अपने आप में ये संस्था इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें जानना है। और दूसरा, यूनेस्को के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इन्होंने बहुत सारे हेरिटेज साइट्स घोषित किए हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि अभी अभी हमारे यहाँ का ये स्थान शामिल हुआ है, तो उन स्थानों को भी हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन यह संस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पहले भी आए हैं UPSC में और स्टेट PCS एग्ज़ाम्स में भी, आगे भी आने की संभावना है, और इस साल आने की संभावना काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें जानने के लायक हैं। सबसे पहली बात, जहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा इसे मैंने लिख दिया है, यूनेस्को का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब जानते हैं इसके बारे में कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली बात, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई संस्था है? ऐसे प्रश्न आए हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र का एक अनुषंगी निकाय है, उसकी एक एजेंसी है। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। एक काम करिए, अभी जोड़ के देखिए कि 1945 से लेके अब तक कितने साल हो गए इसके। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस संस्था को बने हुए 50 साल होते हैं, 100 साल होते हैं, 75 साल होते हैं या 150, जो भी, इस तरह से उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस साल उस पर फोकस किसी न किसी माध्यम से बढ़ता है। ठीक है, तो आप देखिए ये भी पूछा जा सकता है। आगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में है। भारत इसका मेंबर कब बना? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगले साल 1946 में भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बन गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, एक सामान्य सी बात है, आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, सेंटेंस के रूप में मिल सकता है। संगठन का जो उद्देश्य है शिक्षा संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों और समुदायों के मध्य सहयोग स्थापित करके वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर थोड़ा और चलते हैं। जो यूनेस्को है उसके 3 अंग हैं जिनके माध्यम से ये अपना काम करती है, जिसमें सबसे पहला क्या है?
महासम्मेलन। अब महासम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें जो सदस्य होते हैं, मतलब यूनेस्को में जितने सदस्य हैं उन देशों के सदस्य, मतलब देश ही तो सदस्य हैं, उनके एक एक प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। किसमें? महासम्मेलन में। और अगली बात, जो बैठक होती है महासम्मेलन की, वो वर्ष में 2 वर्ष में एक बार होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ट्रिक बनाया जा सकता है कि वार्षिक होता है या 3 वर्ष पे, 4 वर्ष पे। ध्यान दीजिए, द्विवार्षिक है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है महासम्मेलन की। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना उससे भी ज़्यादा है। ऐसे प्रश्न बने हैं कि जो कार्यकलाप है यूनेस्को का वो किन भाषाओं में होता है। ये तो पूरी दुनिया में काम कर रही है, लेकिन किन भाषाओं में इनका काम होता है देख लीजिए। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रशियन और स्पेनिश, इन भाषाओं में इनका काम होता है। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र में भी आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में किन भाषाओं में काम होता है। कुछ विशेष संगठन, जैसे अगर संघाई सहयोग संगठन पढ़ते हैं तो इसमें भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें आपको जानना चाहिए कि किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो उनकी रिपोर्ट्स बनती हैं या जो भी अध्ययन किया जाता है उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा अंग है वो है कार्यकारी बोर्ड। अब कार्यकारी बोर्ड के बारे में क्या जानने वाली बात है, इसमें तो 58 सदस्य होते हैं और इनका चुनाव महासम्मेलन के द्वारा होता है। अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें एक एक सबके मेंबर होते हैं, तो उनमें से 58 लोगों को चुना जाएगा, महासम्मेलन चुनेगी और 4 साल के लिए चुना जाता है। कार्यकारी बोर्ड का गठन 4 साल के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड महासम्मेलन के निर्णय को क्रियान्वित करता है। ऐसे यूपीएससी मान लेते हैं पूछ ले कि यूनेस्को के कार्यों का क्रियान्वयन, उसके फैसलों का क्रियान्वयन महासम्मेलन के द्वारा होता है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये काम जो है बोर्ड का है, कार्यकारी बोर्ड का है। ठीक, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। बोर्ड की जो बैठक है वो साल में 2 बार होती है। अभी हमने क्या देखा, महासम्मेलन 2 साल में एक बार और ये साल में 2 बार, यानी कि 6 महीने पे एक बार। ठीक, अब तीसरा जो इसका अंग है वो है सचिवालय। सचिवालय के बारे में क्या जानना है। सचिवालय में एक महानिदेशक होते हैं, उन्हीं के अधीन सचिवालय काम करता है। ठीक है, महानिदेशक के अधीन सचिवालय संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन और संपूर्ण संगठन का प्रबंधन करता है। यहाँ भी एक ट्रिक है। अगर कहा जाए कि दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन कौन करता है और वहाँ महासम्मेलन या कार्यकारी बोर्ड ये कोई शब्द दे दिया जाए तो गलत हो जाएगा। ये काम सचिवालय का है। ठीक, और महानिदेशक जो हैं इनके, उनका चुनाव कौन करता है? उनका चुनाव भी महासम्मेलन के द्वारा होता है, जिसमें सारे मेंबर्स होते हैं, हर देश का एक आदमी, एक व्यक्ति शामिल होता है। ठीक है, और 4 वर्ष की अवधि के लिए सचिवालय का गठन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। सॉरी, सचिवालय का नहीं, ये महानिदेशक को 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। चलिए अब देखिए, कुछ यहाँ से प्रश्न बने हैं। पहले प्रमुख बिंदु जिसमें 2 बातें हैं। संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी एजेंसी है यूनेस्को जिसे शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। यूनेस्को को सतत विकास लक्ष्य 4 के माध्यम से, यहाँ मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं 17, उन्हें आप याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न आ रहे हैं। आप निबंध लिखते समय उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और कभी कोई मुख्य परीक्षा का प्रश्न आया है तो वहाँ पे आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। ठीक, फिर वापस आते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, यूनेस्को को सतत विकास लक्ष्य संख्या 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा गया है। अपने आप में क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट बन सकता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और इसी के तहत आगे मैंने कहीं लिखा है, हाँ, इसके लिए यूनेस्को ने एक रोड मैप तैयार किया है। किसके लिए? वैश्विक शिक्षा के लिए। और एक इंचियोन घोषणा को भी अपनाया है। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि इंचियोन घोषणा क्या है, इसका संबंध किससे है। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी ने कई बार पूछे हैं, लगातार पूछती है कि एक कोई शब्द दे दिया जाए, कोई घोषणा दे दी जाए और पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किससे है या यह क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि लगभग हर साल यूपीएससी एक रिपोर्ट पर भी प्रश्न पूछती है। देख लीजिए कि यूनेस्को के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। यहाँ 4 मैंने लिखी हैं, इसके अलावा भी और भी हैं। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ रिपोर्ट्स की बात होगी। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। तो
एक रिपोर्ट है विश्व जल विकास रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, और तीसरा है मैकब्राइड रिपोर्ट 1980 मीडिया से संबंधित, और चौथा है इंडिया स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक, कुछ कार्यक्रम हैं इनके, जहाँ से मैंने शुरू में बात की, जहाँ से प्रश्न आते हैं। विश्व विरासत सूची, इन्होंने एक सूची बनाई है जिसमें पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित विरासत को शामिल किया जाता है। इसके अलावा मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम मैब, हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे यहाँ जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनमें से कितनों को मैब प्रोग्राम में शामिल किया गया है, या उनमें से किसी एक को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ पूछा गया है, कई बार पूछा गया, तो इस तरह से भी इम्पोर्टेंट है। आगे इनका एक और प्रोग्राम है इंटरनेशनल जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क प्रोग्राम है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम ये चलाते हैं, मतलब यूनेस्को के जरिए चलता है। साथ ही साथ वैश्विक जल आकलन कार्यक्रम भी यूनेस्को के तहत चल रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक संकेत है, यहाँ से अपने आप में क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए प्रश्न पूछा गया कि यूनेस्को के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और वहाँ पे ये ऑप्शंस आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस पर एक प्रश्न बन सकता है, मैप प्रोग्राम पे विश्व विरासत सूची के किसी एक विरासत स्थल को लिया जा सकता है, और ख़ास तौर से आप यूपीएससी के प्रश्न देखें तो भारत में कौन कौन से विरासत स्थल शामिल हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन्हें अच्छे से हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और कुछ पुरस्कार भी यूनेस्को के द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें से दो मैंने यहाँ लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। एक है यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार, यह जुड़ा हुआ है सहिष्णुता और अहिंसा से संबंधित। इस फील्ड में कोई काम करता है कोई व्यक्ति संस्था, तो उनको यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा यूनेस्को कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में, विज्ञान के प्रसार के लिए दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये रहे वो टॉपिक्स, वो पॉइंट्स यूनेस्को के तहत जिन्हें हमें तैयार कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। अगर आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी पीडीएफ मई तक आपको मिल जाएगी। अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो तो मैं अभी से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ। ठीक है जी, तो आगे अगले पॉइंट में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।